हिंदी। C431 संगीत वाद्य यंत्र। आकाश विशाल है, क्षेत्र असीम है, मैंने अपना जीवन उन्मत्त होकर जिया है। वेई वुफू ने लिन शेन द्वारा लिखे गए गीत और संगीत को उठाया और गाना शुरू किया। लिन शेन का मुंह खुला रह गया और वह वेई वुफू को अचंभित होकर देखने लगा। आमतौर पर धीमी गति से बोलने वाले वेई वुफू गाते समय बिल्कुल भी रुकते नहीं थे और उनके अंदाज में एक निर्भीकता थी। वेई वुफू द्वारा बार बार गाए गए इन कुछ हद तक असभ्य गीतों ने वास्तव में लोगों का खून खौलने जैसा महसूस कराया। जितना अधिक वह गाता, यह उतना ही अधिक उत्साहपूर्ण और जोशीला होता जाता, जिससे चिल्लाने के लिए एक अदम्य इच्छा पैदा होती। वेई के गाना समाप्त करने के बाद लिन शेन खुद को रोक नहीं सका और उसने वेई वुफू के चेहरे को छू लिया। वेई वुफू ने भौहें सिकोड़ते हुए पीछे कदम बढ़ाया और भ्रम से भरे चेहरे से लिन शेन को घूरने लगा। क्या तुम सच में वेई हो? या कोई और तुम्हारे वेश में है? क्या तुम्हारा शव छीन लिया गया है? लिन शेन को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वेई ही था जिसने ये शब्द गाए थे। नहीं, गाना कहो, अलग। जैसे ही वेई वुफू ने बात करना शुरू किया, लिन शेन को पता चल गया कि यह वेई था, कोई धोखेबाज नहीं, और उसका शरीर नहीं छीना गया था। वेई, इसे फिर से गाओ। लिन शेन अभी अभी चौंक गया था और उसने युद्ध गीत के वास्तविक प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया था। वेई ने एक बार फिर गाना गाया और जैसे ही उसने गाया, लिन शेन को अपने शरीर में ताकत का उछाल महसूस हुआ, जैसे कि उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया गया हो, जैसे कि कोई छिपी हुई क्षमता अनलॉक हो गई हो। उसे पूरी ताकत महसूस हुई, उसका खून दौड़ रहा था मानो उबल जाएगा। इसे आजमाने पर लिन शेन ने ताकत, गति और कई अन्य पहलुओं में वृद्धि देखी, लेकिन यह वृद्धि बहुत बड़ी नहीं थी। इस चीज के लिए वास्तव में ज्यादा लोगों को एक साथ गाने की जरूरत थी। युद्ध गीत गाने वाले एक व्यक्ति ने उसके लिए केवल सीमित वृद्धि प्रदान की। जब मैं बाद में एक सेना का निर्माण करूंगा, तो मैं इसे सैन्य गान बनाऊंगा, लिन शेन ने भविष्य के बारे में सोचा, हालांकि अब वह केवल सपना देख सकता था। ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है। इसमें संगत की कमी है। लिन शेन को पहले भी लगा था कि कुछ कमी है, और अब उसे एहसास हुआ कि गाने में वाद्य संगत की कमी थी जिससे माहौल खराब हो गया था। वेई, क्या तुम कोई वाद्य यंत्र बजाते हो? कुछ संगत लेकर आओ, लिन शेन ने कहा। वायलिन, सेलो, गिटार, ड्रम सेट, सैक्सोफोन, एरहू, पीपा, गुझिंग, पियानो। वेई वुफू ने धीरे धीरे कई वाद्य यंत्रों की सूची बनाई। लिन शेन ने मुंह खोले हुए संकोच से पूछा, आप इनमें से कुछ भी नहीं बजा सकते? सब खेल सकते हैं, वेई वुफू ने शांति से कहा। भाई, तुम कमाल हो। लिन शेन ने वेई को अंगूठा दिखाया, उसने कभी नहीं सोचा था कि वेई एक बहुमुखी संगीतकार थे। लिन शेन वेई के लिए एक उपकरण ढूंढना चाहते थे, लेकिन अफसोस आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। वेई के साथ लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट गए, और वास्तव में उन्होंने कोंग चुवान को अंदर इंतजार करते हुए पाया। एनसाई ने अपनी बहाली को सुचारू रूप से संसाधित किया, सब कुछ बिना किसी बाधा के हुआ। चाहे वह आने के लिए अनिच्छुक था या वह बस लिन शेन को नीची नजर से देखता था, कोंग चुवान बहुत कम बोलता था, केवल तभी जवाब देता था जब उससे कुछ पूछा जाता था, अन्यथा चुप रहता था। लिन शेन ने भी उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार, जिस व्यक्ति से वह विशालकाय रिंग स्टार के लिए बात कर रहा था, वह स्वर्गीय पत्नी थी। वह कोंग चुवान को विशेष सेवा विभाग का प्रमुख बनने से पहले ये तय नहीं होने देगा। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में व्यवस्था करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए लिन शेन, कोंग चुवान और वेई के साथ विशाल रिंग स्टार की अपनी यात्रा की तैयारी करने के लिए निकल पड़े। टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर जाते समय रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक संगीत की दुकान मिली। चूंकि यह हमारे सामने आ ही गया है, तो चलो अंदर जाकर कोई वाद्य यंत्र खरीद लें, लिन शेन ने सोचा और दुकान में प्रवेश कर गया। लिन शेन को केवल कुछ सामान्य वाद्य यंत्र ही पहचान में आते थे और उन्हें संगीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दुकान में अलग अलग वाद्य यंत्रों को देखते हुए वह गिटार और बास गिटार के बीच का अंतर भी नहीं बता पाए। दुकान का मालिक, चश्मा पहने एक बूढ़ा दिव्य व्यक्ति, खिड़की के पास एक स्टूल पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। उसके बगल में खिड़की पर एक भाप से भरा चाय का कप रखा हुआ था। जब बूढ़े सेलेस्टियल ने लिन शेन और उसके साथियों को प्रवेश करते देखा, तो उसने सहजता से कहा कि वे चारों ओर देख सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। फिर वह अपनी पुस्तक पढ़ने में लग गया। वेई, आपको क्या लगता है कि उस गाने के साथ बजाने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उपयुक्त होगा? लिन शेन ने वेई की ओर मुड़कर पूछा। वेई संगीत वाद्य यंत्र की दुकान के अंदर रुक गया, अंततः उसका ध्यान शेल्फ पर रखे एक वाद्य यंत्र पर गया। वेई वुफू ने बोलते हुए शेल्फ पर रखे उपकरण की ओर इशारा किया। वेई, क्या तुम सच में यही चाहते हो? लिन शेन ने अजीब भाव से वेई वुफू को देखा, फिर यंत्र की ओर देखा। यद्यपि लिन शेन को संगीत वाद्ययंत्रों का ज्ञान नहीं था, फिर भी यह उसे अजीब तरह से परिचित लगा।
ये भिक्षुओं द्वारा मंत्रोच्चार के दौरान उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के ब्लॉक जैसा दिखता था, और यदि ये दिखने में भी वैसा ही होता, तो लिन शेन को संदेह हो सकता था कि क्या ये किसी प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे लकड़ी के ब्लॉक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। एम्पायर पर पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी पाएं। लेकिन लकड़ी के ब्लॉक के बगल में उस पर प्रहार करने के लिए एक छोटा सा हथौड़ा रखा हुआ था, जिसके कारण लिन शेन को ये सोचने में कठिनाई हुई कि यह लकड़ी के ब्लॉक के अलावा कुछ और है। एक सामान्य लकड़ी के ब्लॉक से इसका एकमात्र अंतर यह था कि यह वस्तु जैद से बनी हुई थी, पूरी तरह से सफेद और क्रिस्टल की तरह साफ, तथा इसकी सतह पर कुछ अजीब पैटर्न थे। करीब से निरीक्षण करने पर लिन शेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक आत्मा आधार था। लकड़ी के ब्लॉक के अंदर एक मछली के आकार का सफेद बादल घूम रहा था, मानो मछलियां तैर रही हों। छोटे लकड़ी के हथौड़े के अंदर बिजली की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। निश्चित रूप से, वेई वुफू ने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया। बॉस, क्या हम इस चीज को आजमा सकते हैं? लिन शेन को यह विश्वास करना कठिन लगा कि इस वस्तु का उपयोग संगत के लिए किया जा सकता है। यह मंत्रोच्चार के लिए अधिक उपयुक्त लग रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते। मालिक ने ऊपर देखा और गंभीरता से कहा, क्या तुम सच में यही चाहती हो? लिन शेन केवल अपना सिर घुमाकर वेई की ओर देख सका। निश्चित, वेई वुफू ने सिर हिलाया। बॉस, इसकी कीमत कितनी है? लिन शेन के पास मालिक से कीमत पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। म्यूटेंट 3 टन स्पिरिट बेस क्विक्सन वुडन फिश 8 मिलियन, मालिक ने चाय का एक घूंट लेने के बाद कहा। हालांकि यह एक उत्परिवर्ती है, लेकिन क्या 8 मिलियन बहुत महंगा नहीं है? क्या इस चीज में कोई विशेष कौशल है? लिन शेन को तुरंत लगा कि यह एक खोया हुआ मामला था। उसके पास 80,000 भी नहीं थे, 8 मिलियन की तो बात ही छोड़िए। बेस टैलेंट क्विक्सन, यह मन और आत्मा को स्पष्ट करने में मदद करता है, मालिक ने जवाब दिया। सिर्फ उस एक कौशल के लिए आप 8 मिलियन मांग रहे हैं? लिन शेन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। म्यूटेंट 4 टन स्पिरिट बेस स्पिरिट बी रिंग जो उसने पहले खरीदी थी, उसकी कीमत उसे केवल 2 सुपरसोस ड्रैगन पालतू जानवरों के लिए चुकानी पड़ी थी, जो 1 या 2 मिलियन की कीमत के बराबर थी। ये क्विक्सन वुडन फिश केवल 3 टन थी, इतनी औसत दर्जे की कुशलता के साथ, और मालिक के पास 8 मिलियन की मांग करने की हिम्मत थी। ये पूरी तरह से जबरन वसूली थी। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे खरीद लीजिए, अगर नहीं तो मत खरीदिए। मैं इसे खरीदूंगा। इससे पहले कि लिन शेन कुछ कह पाता, वेई वुफू ने सीधे बोल दिया। खांसी खांसी, वेई, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लिन शेन ने बोलते हुए हल्के से खांसी। मेरे पास यह है। वेई ने अपनी जेब से एक पेट कैप्सूल निकाला और लिन शेन को सौंप दिया। इसमें एक सुपरसोस ड्रैगन पेट था जिसे उसने डेथ पाउडर का उपयोग करके रिंग माउंटेन ग्रह पर पालतू बनाया था। बॉस, क्या हम एक असेंशन पालतू जानवर के साथ वस्तु विनिमय कर सकते हैं? ये देखते हुए कि वेई वास्तव में किक्सन वुडन फिश चाहता था, लिन शेन ने मालिक के साथ बातचीत करने का फैसला किया। तुम्हारे लिए नहीं, मालिक ने लिन शेन को देखने के बाद कहा, फिर वेई वुफू की ओर मुड़ा और कहा, लेकिन तुम्हारे लिए, ये संभव है। ने क्विक्सन वुडन फिश के बदले में 8 फर्स्ट टन सुपरसोस ड्रैगन पेट्स का व्यापार किया। वेई ने उसे टैप करके देखा और पाया कि वह लकड़ी की मछली थी। लिन शेन को शायद ही पता था कि इस चीज का इस्तेमाल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में कैसे किया जा सकता है। वेई ने फिर से युद्ध गीत बजाया, लकड़ी की मछली को पीटते हुए, और आप वास्तव में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी लय अप्रत्याशित रूप से युद्ध गीत से पूरी तरह मेल खाती थी। बस इसे सुनिए, लकड़ी की मछली की थपथपाहट वास्तव में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र की तरह लगती है। फिर से सुनिए, ये गीत भी मंत्रोच्चार जैसा प्रतीत होता है। इस एक वाक्यांश को बार बार दोहराने से यह कुछ हद तक अमिताभ के जाप जैसा लगता है। अंत में, आप ये भी नहीं पहचान पाएंगे कि वह गा रहा है या मंत्रोच्चार कर रहा है। हालांकि, खून खौलाने वाली वह अनुभूति नहीं बदली है, और लकड़ी की मछली की लय के साथ मिलकर, यह आश्चर्यजनक रूप से उत्तेजना को और भी अधिक बढ़ा देती है। जैसे ही वेई वुफू ने अपना दिल खेल और गायन में झोंक दिया, लिन शेन को अपने शरीर में एक पहाड़ी सुनामी की तरह ताकत का एक जबरदस्त उछाल महसूस हुआ। वृद्धि प्रभाव बहुत बढ़ गया था और उसकी विशेषता बढ़ गई, लगभग दोगुनी हो गई। वाह, क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? लिन शेन हैरान और प्रसन्न दोनों था, मन ही मन आभारी था कि वेई ने लकड़ी की मछली हासिल कर ली थी। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि क्या साधारण वाद्य यंत्र भी ऐसा ही प्रभाव डाल सकते हैं। थोड़े पैसे खर्च करके, उसने वेई वुफू के इस्तेमाल के लिए एक गिटार खरीदा। वेई वुफू वास्तव में डींग नहीं मार रहा था, वह वास्तव में खेल सकता था, और उसका कौशल स्तर कम नहीं था। यद्यपि कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन ये बहुत मामूली था और बहुत उपयोगी नहीं था। वे ही वह आदमी है, लिन शेन ने मन ही मन प्रशंसा की। कोंग चुवान ने दोनों व्यक्तियों को हैरानी भरी नजरों से देखा। कोंग चुवान पहले स्वयं धनवान था, लेकिन जब उसने स्वर्ग के सम्राट को नाराज कर दिया और उसके साथ धोखा किया गया, तो आकाश शिखर तारे पर उसका जीवन बहुत कठिन हो गया।
स्वर्गीय सम्राट उसे स्काई पिनेकल स्टार छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि वह उसके रास्ते में न आए। लेकिन कोंग चुवान ने स्काई पिनेकल स्टार पर रहने और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए यहाँ कष्ट सहना पसंद किया, अन्यथा एक निर्वाण प्राणी के रूप में वह सड़कों पर एक दुकान लगाने के लिए इतना नीचे नहीं गिरता। पूर्व कोंग चुवान के लिए 8 मिलियन बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वह 8 मिलियन को स्पिरिट बेस पर खर्च नहीं करते, जिसका कोई उपयोग नहीं था और जो केवल मनोरंजन के लिए था। उनके विचार में इन दोनों लोगों का व्यवहार उराव पुत्रों जैसा था, जिससे कोंग चुवान को और भी अधिक संदेह हुआ कि क्या ऐसे लोग वास्तव में दिव्य मास्टर संस्थान को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह लिन शेन को सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के पुनर्निर्माण में मदद नहीं कर सकता था, तो उसे स्काई पिनेकल स्टार छोड़ना होगा। पैसा उपयोगी चीजों पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि इन तुच्छ सुखों पर, कोंग चुवान ने कठोर चेहरे के साथ कहा। वह जानता था कि इससे लिन शेन का उत्साह और गर्व कम हो सकता है, लेकिन यदि लिन शेन इसी तरह से पैसा बर्बाद करता रहा, तो पहले से ही जीर्ण शीर्ण सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट कभी भी अपना गौरव कैसे प्राप्त कर सकेगा। मस्ती करना भी जीवन का एक हिस्सा है, अन्यथा मैं इतना संघर्ष क्यों करूं? ये सब जीवन का बेहतर आनंद लेने के लिए है। आपको वह खर्च करना होगा जो आपको खर्च करना है, और आपको वह आनंद लेना होगा जिसका आपको आनंद लेना चाहिए, अन्यथा आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आप अमीर और स्वतंत्र होंगे तो आप जितना चाहें खेल सकते हैं, लेकिन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट अभी आप पर निर्भर है। आप इस तरह से पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का क्या होगा? कोंग चुवान ने पलटकर जवाब दिया। आप गलत नहीं हैं, लेकिन आप एक बात में गलत हैं, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। मैंने क्या गलती की है? कोंग चुवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट है और मैं हूं। संस्थान का पैसा स्वाभाविक रूप से संस्थान के मामलों पर खर्च किया जाएगा। मेरा अपना पैसा, जाहिर है, केवल मेरे द्वारा ही खर्च किया जा सकता है और इसका संस्थान से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप सार्वजनिक और निजी संपत्ति के बीच अंतर करने की अवधारणा को समझते हैं? संस्थान सार्वजनिक है और मैं निजी हूं, चीजों को स्पष्ट और अलग रखना आवश्यक है। मेरे पैसे का एक पैसा भी संस्थान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिन शेन ने ऐसे कहा जैसे ये सामान्य बात हो। क्या आप सार्वजनिक और निजी हितों के बीच अलगाव की अवधारणा को इस तरह से समझाते हैं? कोंग चुवान लिन शेन के तर्क के बारे में सवालों से भरा हुआ था। वह इससे सहमत नहीं हो सका, लेकिन फिलहाल उसे तर्क देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम चलें। एक बार जब हम जायंट रिंग स्टार पर पहुंच जाएंगे, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम ऐसा कर सकते हो, है न? लिन शेन ने कोंग चुवान के कंधे को थपथपाते हुए कहा। मैं केवल आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं, बाकी मेरी चिंता का विषय नहीं है, कोंग चुवान ने ठंडे स्वर में कहा। ये ठीक है, बस स्वर्गीय संगिनी की आपसे जो गंभीर अपेक्षाएं हैं, उन्हें मत भूलना, लिन शेन ने कोंग चुवान को याद दिलाते हुए उसे संकेत दिया कि वह मामले को जटिल न बनाए और ऐसा कुछ न करे जिससे दोनों पक्षों को शर्मिंदा होना पड़े। तीनों टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर बढ़े और आधिकारिक पास के साथ जायंट रिंग स्टार के लिए टेलीपोर्टेशन व्यवस्था को निःशुल्क सक्रिय कर दिया। उन्होंने जो समय वहां पहुंचने के लिए चुना वह जायंट रिंग स्टार पर ठीक दोपहर का समय था। जब तीनों टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में प्रकट हुए, तो कोंग चुवान ने अपने चेहरे पर कुछ अंधेरा छाए हुए अपने आसपास का निरीक्षण किया। विशाल रिंग स्टार को हमारे निरीक्षण की तिथि और समय के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, है न? हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है? तुम्हें अब भी लगता है कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था? अब इंस्टीट्यूट में कोई भी हमसे परेशान नहीं हो सकता, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कहकर लिन शेन उस गांव की ओर चल पड़ा जहां यू रहता था। आने से पहले ही उसने अपनी बड़ी बहन से बात कर ली थी। वह अन्य कामों के कारण उससे मिलने नहीं आ सकी थी और उसने उसे सीधे यू के गांव जाने को कहा था। ये स्थान उनकी बड़ी बहन का गढ़ बन गया था, तथा गांव के सभी लोग उनके काम में मदद करते थे। जब लिन शेन और अन्य लोग गांव पहुंचे तो वहां की स्थिति अजीब थी। हर कोई बाहर खड़ा था मानो कुछ निरीक्षण कर रहा हो। लिन शेन ने पहले तो सोचा कि यह उसकी बहन द्वारा उसका स्वागत करने के लिए किया गया एक शो है, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। उसकी बड़ी बहन और यू एक साथ थे और एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जांच कर रहे थे। बहन, यहाँ क्या हुआ है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। उसकी बहन ने यू से कहा कि वह गांव वालों की जांच जारी रखे और वह लिन शेन को एक तरफ ले जाए। यू को जांच करते हुए देखकर उसने कहा, गांव में हाल ही में कुछ अजीब हुआ है और 2 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें रहस्यमय हैं और हम अभी तक इसका कारण पता लगाने में असमर्थ हैं। no12beakjan.com। वे कैसे मरे? लिन शेन ने पूछा। बस यही है, हमें नहीं पता।
वे सभी रात को अपने घरों में लौट आए थे, लेकिन सुबह होने पर दरवाजे खुले मिले और शव दूसरे खाली घर में मिले। उनकी बहन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर रात में हमारे घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं रहा, तो मुझे डर है कि हमें कहीं और जाना पड़ सकता है, हम यहाँ रहना जारी नहीं रख सकते। वे किस घर में मृत पाए गए? लिन शेन ने पूछा। उसकी बहन ने एक पत्थर के घर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह पत्थर का घर। ये वही है जिसके पास हम रहते थे जब हम पहली बार यहाँ आए थे। अपनी बहन द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करते हुए लिन शेन की अभिव्यक्ति असामान्य हो गई। क्या ये वही पत्थर का घर नहीं था जहां उसने एक बार एक महिला को गाते हुए देखा था? उनकी बहन ने आगे कहा, लगातार 2 रातों में 2 लोगों की मौत हो गई, दोनों को सुबह उस पत्थर के घर में पाया गया। उनके मरने का तरीका भी अजीब था, उनके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनके शरीर पर खून के रंग का एक हाथ का निशान था। आपकी अगली किताब एम्पायर पर है। ये खून के रंग का हाथ का निशान कैसा है? कोंग चुवान ने अचानक सवाल किया। ये कौन है? सबसे बड़ी बहन ने लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। ये सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से मेरा सहकर्मी कोंग चुवान है। लिन शेन ने बिना परिचय दिए केवल कोंग चुवान की पहचान बताई। आओ और देखो। सबसे बड़ी बहन उन्हें बाहर एक पुराने बिस्तर के पास ले गई, फटी हुई चादर को उठाया और उसके नीचे 2 मानव शवों को दिखाया। दोनों मनुष्य 30 वर्ष की आयु के प्रतीत हो रहे थे, जो उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय था। मृत्यु के समय उन दोनों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, तथा उनके मुंह के कोने पीछे की ओर मुड़े हुए थे, जो मंच पर हंसाने वाले जोकरों के समान थे। ये मुस्कुराहटें हास्यास्पद तथापि कपटपूर्ण प्रतीत होती थीं, जिससे देखने वालों में भय का संचार हो जाता था। खौफनाक मुस्कुराहटों के अलावा प्रत्येक की छाती पर गहरे लाल रंग का हाथ का निशान था, जो खून की तरह गहरा लाल था, मानो खून से सने हाथ से बनाया गया हो। हमने पहले ही उनकी जांच कर ली है। नीचे की हड्डियां, मांस और हृदय क्षतिग्रस्त नहीं हैं। ये हाथ का निशान टैटू जैसा है, इसने केवल त्वचा को नुकसान पहुंचाया है और इसका कोई अन्य प्रभाव नहीं है। हम अभी ये देखने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या इस तरह का रक्त का निशान किसी और पर है, सबसे बड़ी बहन ने विस्तार से बताया। तभी लिन शेन को समझ में आया कि बड़ी बहन और यूक्यू लोगों के कपड़े उतारकर उनकी जांच कर रहे थे, वे खून के निशान ढूंढ रहे थे। सुनने के बाद कोंग चुवान एक लाश के पास गया और खून के निशान को रगड़ा। लाल दागों की जांच करने के लिए अपनी उंगलियां उठाईं, लेकिन कोई दाग नहीं मिला। ये स्पष्ट था कि हाथ के निशान रंग से धब्बेदार नहीं थे। कोंग चुवान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और खून के निशान वाले क्षेत्र को सूंघने के लिए नीचे झुका, फिर लिन शेन की ओर देखा और कहा, अब और देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यह किसने किया है। कौन? सभी की निगाहें कांग चुवान की ओर मुड़ गईं। क्या आपने कभी रात्रि भूत जनजाति के बारे में सुना है? कोंग चुवान ने पूछा। दूसरों के उदास चेहरे देखकर कोंग चुवान ने आगे कहा, शायद 700 से 800 साल पहले रात्रि भूत जनजाति अचानक उभरी, जिससे कई ग्रहों में दहशत फैल गई। रात्रि भूत विचित्र होते हैं, दिन के समय वे सामान्य मनुष्यों से भिन्न नहीं होते, लेकिन रात्रि भूतों की एक विशिष्ट विशेषता उनकी आंखें हैं। वे 2 हरी पुतलियों के साथ पैदा होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक आंख में 2 पुतली छिद्र होते हैं। उनकी आंखें अपने सॉकेट के भीतर 360 डिग्री तक घूम सकती हैं। एक तरफ नीली पुतलियां होती हैं, दूसरी तरफ लाल। दिन के समय उनकी पुतलियां सामान्य नीले रंग की होती हैं, लेकिन रात में वे अपनी आंखों को घुमाते हैं जिससे रक्तलाल पुतलियां दिखाई देती हैं। नाइट घोस्ट केवल एक प्रकार के एवोल्यूशन स्किल का अभ्यास करते हैं, जिसे सॉन्ग ऑफ नाइट कहा जाता है, जो उन्हें ध्वनि आधारित अलौकिक क्षमताएं प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसलिए नाइट घोस्ट जनजाति ध्वनि शक्तियों में बेहद निपुण है। यहाँ तक कि निम्न स्तर के नाइट घोस्ट भी मन को मोहित करने के लिए ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं और अधिक उन्नत ध्वनि से सीधे मार सकते हैं। इसके अलावा रात्रि भूतों की एक बहुत क्रूर आदत होती है। जब वे रात में रक्त आंखों वाले प्राणियों में बदल जाते हैं, तो वे मारने के लिए भूत हाथ छाप नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं। भूत हाथ छाप से मारे गए लोग इन 2 लोगों की तरह ही समाप्त हो जाते हैं, जिनके सीने पर खून का निशान होता है। ये रक्त का निशान हालांकि त्वचा पर केवल छपा हुआ प्रतीत होता है और हल्की सुगंध वाला होता है, घातक होता है। जब आप शव को चीरेंगे, तो पाएंगे कि ताज़ा मृत शरीर में भी रक्त की एक बूंद नहीं बची है। रात्रि भूत जनजाति लोगों को क्यों मारती है? सबसे बड़ी बहन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। किंवदंती है कि वे अपने शिकार के महत्वपूर्ण रक्त को अवशोषित करने के लिए भूत हाथ छाप का उपयोग करते हैं, जिससे उनका अपना जीवन और युवावस्था बनी रहती है। वे एक पूरी तरह से दुष्ट जाति हैं। नाइट घोस्ट्स ने सैकड़ों साल पहले सभी जनजातियों में व्यापक भय पैदा किया था, जिसके कारण उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए एकजुट प्रयास किया गया था। उसके बाद नाइट घोस्ट्स के बारे में बहुत कम खबरें आई हैं। मैं उनके बारे में केवल इसलिए जानता हूं क्योंकि एक बार सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में एक मामले के दौरान मुझे एक नाइट घोस्ट के अवशेष का सामना करना पड़ा था, और मैंने उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ जानकारी देखी, कोंग चुवान ने बताया।
ये रक्त हस्तछाप उस भूत हस्तछाप के समान है जो मैंने पहले देखी थी, और केवल रात्रिभूत जनजाति के पास ही ऐसी विधि है। ये वास्तव में रात्रिभूत जनजाति के बचे हुए सदस्यों का काम होना चाहिए। लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि विशालकाय रिंग स्टार पर नाइट घोस्ट जनजाति के लोग भागे हुए हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। नाइट घोस्ट जनजाति के सदस्यों को ढूंढना काफी आसान है। सभी को एक साथ इकट्ठा करें, फिर देखें कि क्या किसी की आंखों पर अदृश्य कॉन्टैक्ट लेंस जैसी कोई चीज है। पुष्टि करें कि किसी के पास लेंस नहीं है, और जब रात हो जाए तो जिसकी भी पुतलियां रक्त लाल हो जाएं, वे नाइट घोस्ट जनजाति के लोग हैं। उनके पास अपनी पुतलियों में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, कोन चुवान ने कहा। यह विधि सचमुच कारगर है, इसे आजमाने लायक है, बड़ी बहन ने सिर हिलाकर कहा। चलो अभी कोशिश करके देखते हैं। लिन शेन ने नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। साम्राज्य पर अध्याय पढ़ें। क्या स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख को मेरी पद्धति पर संदेह है? कोन चुवान ने भौहें चढ़ाईं। यदि कोई समस्या है तो कृपया उसे बताएं ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। आपकी विधि समस्या नहीं है, समस्या विशालकाय रिंग स्टार की रात है। आपके आने से पहले आपको विशालकाय रिंग स्टार पर शोध करना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ की रातें बहुत खतरनाक होती हैं, और किसी को भी अंधेरे में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लिन शेन ने समझाया। इसका हमारे द्वारा नाइट घोस्ट जनजाति के अवशेषों को उखाड़ फेंकने से क्या संबंध है? क्या आपको डर है कि वे घरों को तोड़ देंगे और अंधेरे में हमारे साथ नष्ट हो जाएंगे? डीन, निश्चिंत रहें, मेरे यहाँ होने के कारण उनके पास ऐसा मौका नहीं होगा, कोन चुवान ने आत्मविश्वास से कहा। आपने जो कारण बताया है वह अन्य कारणों में से केवल एक है। जिस बात की मुझे सबसे अधिक चिंता है वह यह है कि नाइट घोस्ट जनजाति विशालकाय रिंग स्टार पर अंधेरी रातों के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। लिन शेन ने अपनी चिंता साझा की। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसे विश्वास होता कि दीवार की दरार से उसने जिस गुनगुनाती हुई स्त्री को देखा था वह संभवतः रात्रिभूत जनजाति की थी। यू ने कहा था कि उस कमरे में कोई नहीं रहता था, और यू हर दिन रात होने से पहले सभी कमरों की जांच करता था, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था जो अंदर जाता था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आता था तो यू को पता चल जाता था। चूंकि यू ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए यह बहुत संभव था कि महिला रात के बाद पत्थर के घर में प्रवेश करती थी। इसका मतलब ये होगा कि नाइट घोस्ट जनजाति वास्तव में रात के समय विशाल रिंग स्टार पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, या कम से कम उसके पास कुछ रात्रिकालीन क्षमताएं हैं। बेशक, ये सब लिन शेन की अपनी अटकलें थीं और जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, शायद यह महज एक संयोग था। कोन चुवान ने यह सुनकर चिंता को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि नाइट घोस्ट ट्राइब नाम में रात शामिल है और उनके पास रात्रि दृष्टि है, वास्तव में दिन की तुलना में रात में अधिक क्रूर होते हैं। विशालकाय रिंग स्टार का अंधेरा साधारण अंधेरा नहीं है, बल्कि नियमों की शक्ति का प्रकटीकरण है। रात्रिभूत जनजाति के साधारण सदस्य ही नहीं, यहाँ तक कि निर्वाण स्तर के प्राणी भी रात के समय अपनी इच्छा से विशालकाय रिंग स्टार पर नहीं जा सकते। उन्हें अंधकार की शासन शक्ति से नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी हो सकती है। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। रात्रिभूत जनजाति का हत्यारा संभवतः निर्वाण स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता, अन्यथा उन्हें रात के अंधेरे में छिपकर हत्या करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर आप ये कैसे समझाएंगे कि ये लोग न तो अपने कमरे में मरे, न ही किसी और के कमरे में, बल्कि ऐसे कमरे में मरे जहां कोई नहीं रहता था? लिन शेन ने गहराई से सोचा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये गांव में छिपे हुए नाइट घोस्ट जनजाति के सदस्य ही होंगे जो उस समय का फायदा उठा रहे होंगे जब आसमान अंधेरा होने वाला था, या जब यह अभी अभी उजाला हुआ था, जब बाकी सभी लोग अपने कमरों में चले गए थे या अभी तक बाहर नहीं आए थे। वे अंदर घुसे और पहले किसी को मार डाला या शवों को खाली घरों में फेंक दिया, कोन चुवान ने जवाब दिया। आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार क्या हत्यारे के लिए हत्या के बाद भाग जाना आसान नहीं होगा? शवों को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत है? कोन चुवान ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से विचार किया था और कहा था, ये वही है जो नाइट घोस्ट जनजाति चाहती है, दूसरों को ये सोचने में गुमराह करना कि यह एक बेस वेरिएंट प्राणी था जो अंधेरी रात में चल सकता है जिसने अत्याचार किया, उन पर संदेह न हो, जिससे वे गांव में छिपे रह सकें और यहां तक कि गांव के साथ अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में पलायन कर सकें। जब उसने ये कहा तो उसकी नज़र लिन शेन पर थी, मानो वह कह रहा हो कि लिन शेन को ही गुमराह किया जा रहा है। अध्याय 434 मोर दिव्य तेज। अगर लिन शेन ने पहले कभी पड़ोस की महिला को नहीं देखा होता तो उसे लगता कि कोन चुवान का अनुमान बहुत सही है, लेकिन अब वह कुछ हद तक चिंतित था। अगर नाइट घोस्ट ट्राइब वास्तव में अंधेरी रात में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है तो उनकी समस्याएं महत्वपूर्ण होंगी। यदि वे रात के समय सो रहे होते और रात्रिभूत जनजाति सीधे उनके पत्थर के घरों को तोड़ देती, जिससे वे अंधेरी रात के संपर्क में आ जाते, तो विशाल वलय तारे पर अंधेरी रात के नियम एक घातक हथियार बन जाते। सौभाग्य से लिन शेन के पास नाइट ग्लो फूल था जिसने उसे विशाल रिंग स्टार की अंधेरी रात में जीवित रहने की अनुमति दी। लेकिन बाकी लोगों का क्या?
अगर उसकी बड़ी बहन और बाकी लोगों को लिन शेन के बिना कहीं अकेले रात बितानी पड़े और उन पर नाइट घोस्ट जनजाति द्वारा हमला किया जाए, तो क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? एम्पायर के साथ नई कहानियों का अनुभव करें। लिन शेन को केवल इस बात से राहत मिली कि मरने वाले 2 लोग उसकी बड़ी बहन नहीं थीं। लिन शेन कोंग चुवान के तरीके के खिलाफ नहीं थे। वास्तव में, उन्हें लगा कि पहले आंतरिक जांच को साफ करना बहुत जरूरी है। उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि यदि रात्रि भूत जनजाति वास्तव में रात में कार्य कर सकती है, और इस अवसर का उपयोग एकत्रित पत्थर के घरों को गिराने के लिए कर सकती है, जिससे इतने सारे लोग अंधेरे में आ जाएंगे, तब भी ये बहुत खतरनाक होगा। हालांकि, लिन शेन के पास अभी कोंग चुवान की योजना में सहयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। लिन शेन अपनी बड़ी बहन को पहले पैराडाइज द्वीप भेजना चाहता था और यहाँ की स्थिति की जांच का प्रभार सौंपना चाहता था, लेकिन उसने वहीं रहने पर जोर दिया। अब वह इन लोगों की बॉस थी, और अगर वह इस समय चली गई, तो ये लोग भविष्य में पूरे दिल से उसका अनुसरण कैसे कर सकते थे? लिन शेन ने सोचा कि यह समझ में आता है। आखिरकार, उनके पास कोंग चुवान था, एक निर्वाण स्तर का रक्षक, और उसके हाथ में एक तुरुप का पत्ता भी था। जब तक वह हर समय अपनी बड़ी बहन के साथ रहेगा, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पूरे गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए और आज किसी को भी गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पूरे गांव की बात करें तो वहां कुल मिलाकर 30 से कुछ अधिक लोग ही थे। यू ने एक बड़े पत्थर के घर को साफ किया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा, और फिर 30 से अधिक लोग पत्थर के घर में घुस गए। कोंग चुवान ने पहले ही सभी की आंखों का निरीक्षण कर लिया था और उन्हें कोई कॉन्टैक्ट लेंस या ऐसा कुछ नहीं मिला था। अब वे बस रात होने का इंतजार कर रहे थे, नाइट घोस्ट ट्राइब के अपने असली रूप को प्रकट करने का इंतजार कर रहे थे। अचानक, कोंग चुवान ने हाथ बढ़ाया और पत्थर के घर के अंदर एक नीला मोर जीवन आधार दिखाई दिया। मोर के प्रदर्शन के साथ, मोर की आंखें पंखे जैसे मोर पंख पर उभरी, जो प्रभामंडल उत्सर्जित कर रही थीं। एक पल के लिए, पत्थर के घर के अंदर सभी लोगों के शरीर किसी अजीब शक्ति से जकड़े हुए थे, जो हिलने में पूरी तरह से असमर्थ थे, यहां तक कि अपने होंठ भी नहीं हिला पा रहे थे। लिन शेन, वेई वुफू और अन्य भी ऐसे ही थे, जिन्हें कोंग चुवान की शक्ति द्वारा स्थान दिया गया था। डीन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सावधानी बरतने के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही नाइट घोस्ट अपना असली रूप दिखाएगा, मैं उसे पकड़ लूंगा और फिर तुम्हारी आजादी बहाल कर दूंगा, कोंग चुवान ने शांति से कहा। लिन शेन घबरा नहीं रहा था, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कोंग चुवान क्या करने का इरादा रखता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोंग चुवान की ताकत इतनी भयानक होगी। इस तरह की ताकत कुछ हद तक जेल के राजा की मौत के पाउडर की आंख के समान थी। दोनों ही नजर आधारित बाध्यकारी ताकतें थीं, केवल जब कोंग चुवान जैसे निर्वाण प्राणी द्वारा उपयोग किया जाता था, तो यह मौत के पाउडर द्वारा उपयोग किए जाने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। भविष्य में, जब डेथ पाउडर निर्वाण में विकसित हो जाएगा, मुझे आश्चर्य है कि क्या जेल राजा की आंख का इतना मजबूत प्रभाव हो सकता है। लिन शेन ने कोंग चुवान के कौशल से विस्मय में सोचा, जबकि उसने देखा कि वेई वुफू भी हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था। अचानक, लिन शेन ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर विकास सिद्धांत धीरे धीरे काम कर रहा है, चुपचाप उसके संविधान को बदल रहा है, जिससे वह धीरे धीरे मोर की आंख के नियंत्रण प्रभावों के अनुकूल हो रहा है। लेकिन अनुकूलन के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी और स्पष्टतः यह ऐसा काम नहीं है जो कम समय में पूरा किया जा सके। लिन शेन केवल शांति से वहीं बैठकर रात के आने का इंतजार कर रहा था। समय पल पल बीतता गया और आखिरकार रात हो गई। दरारों से पत्थर के घर में आ रही सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई। पूरा कमरा एक क्षण में ही काला हो गया, केवल नीले मोर से निकलने वाली हल्की नीली रोशनी ने पत्थर के घर को थोड़ा सा उज्जवल बना दिया। हालांकि, इस तरह की चमक नाइट ग्लो फूल की रोशनी से अलग थी। मोर के शरीर से निकलने वाली नीली रोशनी अंधेरे को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाती थी, और आसपास का वातावरण अभी भी धुंधला दिखता था। इससे ये संकेत मिलता है कि नीले मोर की ताकत विशाल रिंग स्टार के रात्रि नियमों को बदल नहीं सकती, केवल उनका सामना करने के लिए ही। दूसरी ओर, नाइट ग्लो फ्लावर की रोशनी रात के नियमों को बदल सकती है। ये वास्तव में नियमों को बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें फिट करना और उनका दोहन करना है, एक ऐसी जगह को रोशन करना है जो रात के नियमों से बंधी नहीं थी। यद्यपि नीले मोर की शक्ति रात्रि चमक फूल की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, लेकिन इसकी शक्ति में यह विशेषता नहीं थी, और इसका प्रभाव, वास्तव में, रात्रि चमक फूल जितना महत्वपूर्ण नहीं था। नीले मोर की हल्की रोशनी का उपयोग करते हुए कोंग चुवान ने प्रत्येक मानव की आंखों पर नजर डाली, यह विश्वास करते हुए कि वह निश्चित रूप से उनके बीच रात्रिभूत जनजाति के छिपे हुए सदस्यों को ढूंढ सकता है। लेकिन एक नज़र डालने के बाद, वह थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने न तो उनकी पुतलियों में कोई बदलाव देखा, न ही उसने कोई लाल रंग की पुतली देखी। कोंग चुवान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, हार मानने को तैयार नहीं था। वह पास गया और प्रत्येक व्यक्ति की पुतलियों की सावधानीपूर्वक जांच की, ये देखने के लिए कि क्या किसी ने अपनी पुतलियों को छिपाने के लिए किसी आवरण या भ्रामक तकनीक का इस्तेमाल किया है।
जैसे ही उसने इन लोगों की जांच की, उसके माथे पर स्थित जेल राजा की आंख खुल गई, जिससे एक अजीब नीली रोशनी चमक रही थी, जो एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति की आंखों की जांच कर रही थी। फिर भी अंतिम व्यक्ति के साथ समाप्त होने पर कोंगचुवान बहुत निराश हुआ। उनके बीच नाइट घोस्ट जनजाति का कोई सदस्य नहीं था। जैसे ही वह मयूर जीवन आधार को वापस लेने वाला था, उसने अचानक बाहर अंधेरे से आती हुई एक धीमी और अनियमित गायन की आवाज सुनी। आवाज मधुर और दुखद थी, घुमावदार और मुड़ती हुई, मानो पतझड़ की हवाएं गिरे हुए पत्तों के चारों ओर नृत्य कर रही हों, एकाकी सौंदर्य से भरी हुई। कोंगचुवान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसे लगा कि यह आवाज नाइट घोस्ट ट्राइब से आ रही होगी। वह विश्वास में बुदबुदाया, क्या नाइट घोस्ट ट्राइब के पास वास्तव में विशाल रिंग स्टार की रात में चलने की क्षमता है? जैसे ही उसने ये कहा, एक जोरदार धमाका हुआ और एक भयानक शक्ति से पूरे पत्थर के घर की छत उड़ गई, जिससे पत्थर के घर में अंधकार बेलगाम होकर छा गया। सभी लोग हैरान थे, लेकिन नीले मोर के नियंत्रण में उनमें से कोई भी हिल नहीं सकता था। वे केवल अंधकार को अपने ऊपर गिरने दे सकते थे। कोंगचुवान ने ठंडी सांस ली, उसके शरीर पर एक नीला कवच प्रकट हुआ, और कवच और नीला मोर दोनों तीव्र नीली लपटों में बदल गए। मोर के प्रदर्शन पर लगी आंखें और भी अधिक चमक रही थीं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के चारों ओर नीली रोशनी का एक प्रभामंडल था। जैसे ही रात हुई, नीले मोर की नीली चमक के संपर्क में आने पर एक चट-चट की आवाज गूंजी, मानो अंधेरे में नीली लपटों को छूकर कोई चीज जल रही हो। एक क्षण में छत नीली लपटों से ढक गई और कोंगचुवान छत को चीरता हुआ सीधा बाहर की ओर बढ़ा। उसकी नीली रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। सभी ने तुरंत कोंगचुवान के इरादे का अनुमान लगा लिया। वह सभी को जबरन बचाने के लिए मयूर जीवन आधार को पीछे छोड़ना चाहता था, जबकि वह खुद नाइट घोस्ट जनजाति के सदस्य से निपटने के लिए बाहर निकला और फिर सभी को दूसरे कमरे में ले जाने के लिए वापस आया। अब दूसरे कमरे में जाने से नाइट घोस्ट जनजाति को मौका मिलेगा और अधिक लोग मरेंगे। इसके अलावा उस नाइट घोस्ट को खत्म किए बिना अन्य पत्थर के घर भी सुरक्षित नहीं होंगे, तथा नाइट घोस्ट जनजाति द्वारा विनाश का खतरा बना रहेगा। कोंगचुवान वास्तव में कुछ हद तक अंधकार की शक्ति का प्रतिरोध करने में कामयाब रहा, जो आश्चर्यजनक रूप से दुर्जेय थी। हालांकि नीले मोर की ताकत अंधेरे से भयंकर रूप से टकराई और वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और यह केवल समय की बात थी कि अंधेरा उसे पूरी तरह से अपने में समा ले। इस दर से ज्यादा आधे घंटे में हम पर अंधेरा छा जाएगा, लिन शेन ने अपने मन में गणना की। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोंगचुवान आधे घंटे के भीतर उस नाइट घोस्ट ट्राइब सदस्य का ख्याल रख पाएगा। ये कोंगचुवान वास्तव में विश्वसनीय नहीं है। उसने कहा था कि वह विशाल रिंग स्टार पर पहुंचने के बाद मेरे आदेशों का पालन करेगा, लेकिन वह आगे बढ़ गया और अपनी मनमानी करने लगा, यहां तक कि मुझे नियंत्रित भी कर रहा है। क्या ये सुरक्षा है? नहीं, ये हत्या जैसा लगता है। धिक्कार है। इतनी योग्यता के साथ वह अभी भी विशेष सेवा विभाग का प्रमुख बनना चाहता है। उसके पास इसके लिए चेहरा कैसे है? लिन शेन ने अपने दिल में कोंगचुवान को कोसा और चाहा कि वह उसके चेहरे पर तमाचा मार सके। ऐसा अधीनस्थ होना वास्तव में 8 पीढ़ियों के लिए अभिशाप की तरह है। स्वर्गीय पत्नी के चेहरे के बारे में भूल जाओ, वह विशेष सेवा विभाग का प्रमुख बनने के लायक नहीं है, भले ही मैं डीन के पद से इस्तीफा दे दूं। लिन शेन के शरीर के अंदर विकास सिद्धांत बेतहाशा चल रहा था, पहले से ही कुछ प्रभाव दिखा रहा था। वह अपनी आंखें और मुंह हिला सकता था और उसके शरीर में थोड़ी हरकत वापस आ गई थी, हालांकि वह अभी भी आजादी से चलने में सक्षम नहीं था। ऐसे समय में उम्मीद है कि रात्रिभूत जनजाति का कोई भी सदस्य नहीं आएगा और बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की वह पुरानी थकी हुई चाल नहीं चलेगा। लिन शेन निश्चल बैठे हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, ये सच है, अक्सर व्यक्ति को उसी चीज का सामना करना पड़ता है जिससे वह डरता है। लिन शेन अभी भी सोच रहा था कि अचानक उसने छतवीहीन इमारत के बाहर एक सफेद आकृति को तैरते हुए देखा। लिन शेन का दिल धड़क उठा। अच्छी चीजें कभी नहीं होती, लेकिन बुरी चीजें हमेशा जल्दी आती हैं। तीव्र नीली लपटों के बाहर सफेद आकृति निकट आ गई और लिन शेन अंततः स्पष्ट रूप से देख सका कि यह एक सफेद पोशाक पहने हुए एक महिला थी। उसकी त्वचा गोरी थी और काले सीधे बाल कमर तक लटक रहे थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, अंधेरे में अवरक्त किरण की तरह चमक रही थीं। अन्य परिस्थितियों में वह काफी सुंदर दिखती, लेकिन इस संदर्भ में वह कुछ हद तक डरावनी थी, एक प्रतिशोधी भूत की तरह जो शिकायतों के साथ मर गई हो। लिन शेन ने सोचा कि इस महिला की बालों की लंबाई और स्टाइल उस महिला से मिलती जुलती है जिसे उसने अगले दरवाजे पर अपने बालों में कंघी करते हुए देखा था। लेकिन लिन शेन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उसने उस समय उसे केवल पीछे से देखा था, सामने से नहीं। उसे केवल ये याद था कि वह किस तरह अपने बालों को कंघी करती थी, लंबे और सीधे। जो लोग गतिहीन थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे, उन्होंने महिला रात्रि भूत को देखा और अपने मन में उन्होंने 18 पीढ़ियों के लिए कोंगचुवान के पूर्वजों को शाप दिया। लिन शेन को लगा कि कोंगचुवान से निपटने का स्वर्गीय सम्राट का निर्णय अत्यंत बुद्धिमानी भरा था, ये पूरी तरह से उचित था।
मादा रात्रि भूत ने कुछ देर तक नीले मोर को घूरा, फिर अचानक एक खंजर के आकार का जीवन आधार फेंका। नीले मोर पर हमला नहीं किया, बल्कि घर के अंदर लोगों की ओर उड़ गया। इस कार्रवाई से तुरंत सभी के पसीने छूट गए और लिन शेन अपने जीवन आधार को बुलाने वाला था। कौन जानता था कि खंजर नीली रोशनी की सीमा में आते ही अचानक स्थिर हो जाएगा, हवा में लटक जाएगा, हिलने में असमर्थ हो जाएगा। लिन शेन ने राहत की सांस ली। हालांकि कोंगचुवान एक कमीना आदमी था, लेकिन उसकी क्षमताएं वाकई बहुत बड़ी थीं। महिला रात्रि भूत ने अपने खंजर आत्मा आधार को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन नीली चमक के भीतर ये गतिहीन रहा, जिससे वह थोड़ा सा उदास हो गई। एक क्षण तक स्थिति का जायजा लेने के बाद महिला रात्रि भूत हवा में गायब हो गई, और जब वह पुनः प्रकट हुई तो उसके हाथ में 2 पत्थर थे। महिला रात्रि भूत ने सीधे पत्थरों को नीली रोशनी में फेंक दिया। खंजर की तरह पत्थर भी नीली रोशनी के क्षेत्र में प्रवेश करते ही तुरंत हवा में जम गए। भीड़ को तुरंत बहुत राहत महसूस हुई। नीले मोर की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि मादा नाइट घोस्ट उसे तोड़ नहीं पाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मादा रात्रि भूत ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन नीली रोशनी की सीमा में प्रवेश करने में कभी सफल नहीं हुई। नीली रोशनी की सीमा में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज तुरंत रुक जाती थी। जब सभी ने सोचा कि अब वे सुरक्षित हो सकते हैं, तभी मादा रात्रि भूत पुनः गायब हो गई, तथा उसके बाद दीवारों के टूटने की जोरदार आवाज आई। एम्पायर पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। लिन शेन का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि महिला रात्रि भूत क्या करने वाली थी। वह दीवारों को ध्वस्त करने की योजना बना रही थी, जिससे वे पूरी तरह से रात के अंधेरे में उजागर हो जाएं। अंधेरे के संपर्क में आने से उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन इससे अंधेरे और नीली रोशनी के बीच संपर्क सतह बढ़ जाती। ब्लू पीकॉक को तब ज्यादा अंधेरे बलों से लड़ना पड़ता, जिससे उसकी ऊर्जा की खपत बढ़ जाती और वह कम समय तक टिक पाता। यदि कोंगचुवान जल्दी वापस नहीं लौट सका, तो वे गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। जैसा कि लिन शेन ने अनुमान लगाया था, दीवारें गिरती रहीं, कुछ पत्थर बाहर की ओर गिरे और कुछ नीली रोशनी में उड़ गए और नीली रोशनी में हवा में लटक गए। अंधेरा अंदर ही अंदर घुसता जा रहा था। नीली रोशनी के संपर्क में आते ही आग लग जाती थी। जल्द ही चारों तरफ की दीवारें टूट गईं, चारों तरफ अंधेरा छा गया। नीली लौ और भी तेज हो गई, और जिस क्षेत्र को उसने रोशन किया था वह लगातार सिकुड़ता गया, और अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। मादा रात्रि भूत बाहर खड़ी थी, उन्हें ठंडी निगाहों से घूर रही थी। नीली रोशनी उसे पाताल लोक से आए एक भयावह प्रेत जैसी और भी अधिक दिखा रही थी। लिन शेन को लगा कि उसका शरीर काफी ठीक हो गया है, लेकिन वह स्थिर बैठा रहा। क्योंकि वह मूलतः दरवाजे की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, वह महिला रात्रि भूत को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, वह लिन शेन, वेई वुफू और दरवाजे के पास बैठे कुछ अन्य लोगों के करीब आता गया। अंधेरा उनके करीब आ गया और स्त्री रात्रि भूतनी भी करीब आ गई, उसके और उनके बीच की दूरी और भी कम हो गई। हर कोई भयभीत था, इस गति से तो बस कुछ ही मिनटों में अंधेरा मोर्चे पर मौजूद लोगों तक पहुंच जाएगा। महिला रात्रि भूत उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी आंखें और अधिक क्रूर होती जा रही थीं। कोंगचुवान, उस कमीने से मुझे बाद में निपटना होगा। लिन शेन ने मन बना लिया कि वह उस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ सकता। जो लोग अंधेरे के सबसे करीब थे, उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कोंगचुवान समय पर वापस आ सकेगा। लेकिन तभी उन्हें दूर से भयानक विस्फोटों की आवाज सुनाई दी, जो क्षितिज पर गड़गड़ाहट की तरह लग रहे थे, जिनकी आवाज से यह पता चल रहा था कि वे बहुत दूर हैं। हर कोई अनुमान लगा सकता था कि यह अवश्य ही कोंगचुवान होगा, जो रात्रि भूत जनजाति से लड़ रहा होगा। उसके शीघ्र ही वापस लौटने की संभावना अवास्तविक लग रही थी। लिन शेन को दूरी की चिंता नहीं थी, भले ही दूरी हजारों मील की हो, निर्वाण स्तर की गति से उसे दूरी तय करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कोंगचुवान अपने प्रतिद्वंद्वी से खुद को छुड़ाकर वापस आ सकता है, जो बहुत आशावादी नहीं लग रहा था। वास्तव में एक गुरु और उसके आत्मा आधार के बीच एक संबंध है। कोंगचुवान निश्चित रूप से यहाँ स्थिति में परिवर्तन को महसूस कर सकता था, लेकिन जब तक ब्लू पीकॉक की ताकत पूरी तरह से दबा नहीं दी जाती, तब तक कोंगचुवान को वास्तविक स्थिति को समझने में कठिनाई होगी। वह केवल इतना ही जानता था कि नीला मोर अभी भी अंधकार से लड़ रहा था, लेकिन नीले मोर का प्रकाश क्षेत्र कितना संकुचित हो गया था, या यदि कोई नीली रोशनी के क्षेत्र के बाहर उजागर हुआ था, तो ये विवरण उसकी जानकारी से परे थे। अंधेरा धीरे धीरे सबके करीब आ रहा था, और लिन शेन और वेई वुफू, जो पहले से ही दरवाजे के बहुत करीब थे, ने कुछ ही मिनटों के बाद पाया कि अंधेरा उनसे केवल आधे हाथ की दूरी पर था। पास में जलती नीली लपटों को देखकर लिन शेन ने अपने मन में कोंगचुवान को 10 बार कोसा। महिला रात्रि भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी, नीली रोशनी के ठीक बाहर रुकी। लिन शेन और वेई वुफू उससे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थे, वे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान साफ देख पा रहे थे। मादा रात्रि भूतनी के होंठ हल्के से हिले, और उनके बीच से गुनगुनाने या गाने की ध्वनि निकली।
इस आवाज को सुनकर लिनशेन को और भी अधिक संदेह हुआ कि वह पड़ोसी पत्थर के घर में अपने बालों में कंघी करने वाली महिला थी, लेकिन अब गाना कुछ भी सुखद नहीं लग रहा था। उसके हाव भाव से लिनशेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गाना भोजन से पहले की गई धन्यवाद की प्रार्थना हो, और जैसे ही उसका गाना समाप्त होगा, वह भूख से उन्हें ऐसे खा जाएगी जैसे वे स्टेक हों। लिनशेन को अचानक एहसास हुआ कि जब उसने महिला को गुनगुनाते हुए सुना था, तो संभवतः यह महिला रात्रि भूत ही थी जो उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। नाइट घोस्ट द्वारा मारे गए दो लोगों को संभवतः एक ही तरीके से मारा गया था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, नीली रोशनी से पहले से ही स्थिर पत्थर की ईंटें नीली रोशनी की सीमा से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे लगातार मृत्यु घंटा बजने जैसी आवाजें आने लगीं। चूंकि लिनशेन दरवाजे के सबसे करीब था, नीली लपटें लगभग उसकी नाक की नोक को छू रही थीं। लिनशेन के दरवाजे के इतने करीब होने का कारण यह था कि उसे शुरू से ही संदेह था कि रात के भूत अंधेरे में घूम सकते हैं, जिसके कारण उसने दरवाजे की रखवाली की। महिला रात्रि भूत लिनशेन के पास आए और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, मानो उसकी छाती को सहलाना चाहती हो। लेकिन उसकी हथेली धीरे धीरे रक्त लाल हो गई, और ऐसा लग रहा था जैसे जल्द ही उसमें से खून टपकने लगेगा। जैसे ही लिनशेन की छाती नीली रोशनी की सीमा से बाहर आती, वह खूनी हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर पैर रख देता, जिससे उसकी छाती पर खूनी हाथ का निशान बन जाता। जो लोग ये दृश्य देख सकते थे, उनका चेहरा अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गया। लिनशेन पहले थे, लेकिन वे बाद में थे। उनके चारों ओर नीले प्रकाश वाले क्षेत्र संकुचित हो रहे थे, और कई लोग पहले से ही अंधेरे के करीब थे, हालांकि लिनशेन सबसे करीब था। लिन मियाओ लिनशेन के पीछे खड़ी होकर देख रही थी कि उसका शरीर धीरे धीरे अंधेरे में उजागर हो रहा है। उसकी आंखें भय और क्रोध के मिश्रण से भरी हुई थीं। वह चाहती थी कि वह उसे खुद से बचा सके, लेकिन हिलने में असमर्थ थी। वेई वुफू भी नीली रोशनी के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसके लिए हिलना मुश्किल हो रहा था। नीले मोर की शक्ति बहुत ही भयानक थी। जैसे ही लिनशेन की छाती उजागर हुई, महिला रात्रि भूत का खूनी लाल हाथ आगे बढ़ गया। वे सभी लोग चुपचाप देखते रहे, हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहे। जैसे ही महिला रात्रि भूत का खूनी हाथ लिनशेन की छाती को छूने वाला था, उसने अचानक हिलना बंद कर दिया। उसका हाथ लगभग उसके कपड़ों को छूने लगा। महिला रात्रि प्रेत की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी निगाहें भय से भर गईं, मानो उसने किसी अकल्पनीय चीज का सामना कर लिया हो। लिनशेन ने अपना हाथ वापस खींच लिया जो महिला रात्रि भूत की ओर इशारा कर रहा था। उसका शरीर एक कवच में लिपटा हुआ अंधेरे में बह गया। जिस क्षण उसके शरीर ने अंधेरे को छुआ, ऐसा लगा जैसे एक अकथनीय ठंड उसके कवच में घुस गई हो, जिससे लिनशेन का शरीर कांप उठा। लिनशेन ने तुरंत नाइट ग्लो फूल निकाला और उसकी चमकदार क्षमता को सक्रिय कर दिया। प्रकाश में नहाए लिनशेन ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर की ठंडक गायब हो गई है। ये देखकर कि लिनशेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लिन मियाओ और अन्य दोनों हैरान और राहत महसूस कर रहे थे। लिनशेन ने महिला रात्रि भूत का अध्ययन किया, जिसे उसने एक्यूपॉइंट दबाव से स्थिर कर दिया था, और उसके पीछे देखा। वास्तव में वह उस महिला के समान थी जिसे उसने पहले देखा था। अंधेरे में कोंग चुवान का शरीर नीली रोशनी से चमक उठा, और उसके पीछे पंखे के आकार के मोर पंखों में तब्दील हो गया, जैसे कोई मोर का प्रदर्शन हो। प्रत्येक नीली मोर पंख वाली आंख से नीली रोशनी की किरणें निकलती थीं, जो अंधेरे में जा रही थीं। अंधेरे में एक भूतिया आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी। नीली रोशनी स्पष्ट रूप से उसके शरीर को भेद रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह केवल एक भ्रम है। आकृति के गायब हो जाने के बाद वह किसी अन्य स्थान पर पुनः प्रकट हो गई। कोंग चुवान ने रात भर युद्ध जारी रखा तथा उस भूतिया आकृति पर लगातार हमला किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। वह उस आकृति से उलझना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही वह हमला करना छोड़ देता और पीछे हटने की कोशिश करता, वह आकृति उसके पीछे या किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो जाती, जिससे वह दिखाई न देता और हमला कर देती तथा उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर देती। कोंग चुवान केवल पीछे हटते हुए ही लड़ सकता था। स्थिति का आकलन करने के लिए गांव की ओर लौटने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। ये भूतिया प्राणी केवल उसे विलंबित करने का प्रयास कर रहा था, न कि पूरी ताकत से उससे भिड़ने का। कोंग चुवान को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उसका विरोधी अंधेरी शक्तियों से अप्रभावित होकर रात में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। दूसरी ओर उसे रात्रिकालीन ताकत का मुकाबला करना पड़ा, जिससे वह काफी नुकसान में रहा। अब तक कोंग चुवान को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि अगर लिनशेन पर कुछ आ गया, भले ही वह सुरक्षित रहे, तो भी विशालकाय रिंग स्टार का मिशन विफल माना जाएगा और वह अब स्काई पिनेकल स्टार पर वापस नहीं लौट सकेगा। इस अनुभूति के साथ कोंग चुवान ने उन्माद में अपनी शक्ति जारी कर दी। उसके मोर पंख से एक दिव्य चमक निकली जिसने आसपास के 100 मील के क्षेत्र को पाताल लोक की तरह प्रकाशित कर दिया। लेकिन वह भूतिया आकृति अचानक ही अंधेरे में लुप्त हो गई। कोंग चुवान ने गांव की दिशा में बलपूर्वक आक्रमण किया, फिर भी वह भूतिया आकृति उसके सामने पुनः प्रकट हो गई तथा दिव्य चमक से भरे आकाश की ओर अपने रक्तरंजित हाथ का निशान दबा रही थी।
धमाका। रक्तरंजित हस्त चिन्ह दिव्य चमक से टकराया, जिससे वह तुरंत ही टूट गया और वह भूतिया आकृति दूर जा गिरी। स्पष्टतः इसकी शक्ति कांगचुवान के सामने कोई मुकाबला नहीं थी, जिसे मयूर दिव्य तेज ने पराजित कर दिया। कांगचुवान ने ये जांचने की जहमत नहीं उठाई कि क्या वह भूतिया आकृति मर गई है, और वह गांव की ओर भागता रहा। तभी अचानक उसने एक बेहोश भूतिया विलाप सुना, जैसे कि वह किसी भटकती आत्मा की आवाज हो। ये ध्वनि भयानक थी, उसके कानों में घुस गई और कांगचुवान के मन में एक क्षण के लिए ध्यान भंग हो गया, जिससे उसके शरीर पर स्थित मयूर की दिव्य चमक थोड़ी मंद पड़ गई। भूतिया आकृति चुपचाप कांगचुवान के पीछे प्रकट हुई और एक और खूनी हाथ का निशान मारा। केवल ध्वनि क्षेत्र की शक्ति, और आपको लगता है कि आप मेरे दिमाग को परेशान कर सकते हैं, मौत को आमंत्रित कर सकते हैं। उसके पीछे कांगचुवान का मयूर प्रदर्शन एक बार फिर से भड़क उठा। प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती और गिरती हुई दिखाई दी, लेकिन वह भूतिया आकृति का पता नहीं लगा सका, केवल खूनी हाथ के निशान को चीरता हुआ। वह आकृति एक वास्तविक भूत की तरह थी, जो लगातार कांगचुवान के चारों ओर दिखाई दे रही थी। उसकी गायन आवाज कभी दूर, कभी पास आती, तथा विभिन्न अजीब कोनों से उसके खूनी हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे कांगचुवान को बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। जैसे जैसे कांगचुवान लड़ता गया और गांव की ओर पीछे हटता गया, वह अपनी गति नहीं बढ़ा सका, उसका दिल लगातार ठंडा होता गया। हालांकि वह समझ सकता था कि उसका जीवन आधार अभी भी अंधेरे की शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसका जीवन आधार केवल अंधेरे का विरोध कर सकता था, जो उसे संकुचित कर रहा था। इस समय वह नहीं जानता था कि लिन शेन और अन्य को अंधेरे ने निगल लिया था या नहीं। वह आकृति उसे परेशान करने के लिए केवल ध्वनि क्षेत्र की शक्ति और खूनी हस्त चिन्हों का प्रयोग कर रही थी, तथा सीधे युद्ध में शामिल होने से इनकार कर रही थी, तथा कांगचुवान को लड़ने और पीछे हटने के लिए छोड़ रही थी। यदि वह रात का विरोध करने के लिए अपनी अधिक शक्ति खर्च नहीं कर रहा होता, तो वह उस भूतिया आकृति में इतना उलझता नहीं। अचानक वह आकृति अंधेरे में चली गई और गायब हो गई। उसी समय भूतिया चीखना बंद हो गया, और अंधेरे में केवल मयूर दिव्य तेज और रात की शक्ति एक कर्कश ध्वनि के साथ घुल मिल गई। कांगचुवान को आखिरकार मुक्ति मिल गई, लेकिन उसका दिल नीचे तक डूब गया। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। भूतिया आकृति द्वारा उत्पीड़न बंद करने से संभवतः ये संकेत मिलता है कि वे सफल हो गए थे, और लिन शेन को संभवतः आपदा का सामना करना पड़ा था। कांगचुवान के अंदर पश्चाताप की भावना भर गई थी, उसने अपनी मयूर दिव्य प्रतिभा पर बहुत अधिक भरोसा कर लिया था। हालांकि मयूर दिव्य तेज वास्तव में शक्तिशाली था, जो रात की शक्ति के दमन का विरोध कर रहा था, फिर भी भूतिया आकृति ने सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक असफल मिशन उसके लिए मौत से भी ज्यादा दुखद था। जब कांगचुवान गांव में वापस लौटा, तो उसने दूर से देखा कि मयूर दिव्य तेज एक छोटे समूह में सिमट गया था, और उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया। गांव में वापस लौटते हुए उसने देखा कि पत्थर के घर पूरी तरह से ढह चुके थे, केवल नीला मोर ही वहां खड़ा था, जो अंधेरी रात को चुनौती देते हुए अपनी शान बिखेर रहा था, और आसपास कोई नहीं था। सब खत्म हो गया। कांगचुवान ने पीड़ा में चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़ते हुए नीचे झुक गया। लिन शेन के चले जाने का मतलब था कि वह कभी भी स्काई पिनेकल स्टार पर वापस नहीं लौट सकेगा और स्वर्गीय संगिनी के पास कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, जो उसके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक बात थी। वह पश्चाताप से भरा हुआ था, क्योंकि स्वर्गीय संगिनी ने उसे आने से पहले बार बार चेतावनी दी थी कि वह लापरवाही से काम न करे, फिर भी वह चीजों को बिगाड़ने में कामयाब हो गया। कांगचुवान अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया, और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। चरमराहट। अचानक कांगचुवान ने अपने सामने से शोर सुना। जैसे ही उसकी नजर हटी, उसने देखा कि कोई व्यक्ति पत्थर के घर का दरवाजा खोल रहा है, उसके सामने खड़ा है और एक चमकदार 7 रंग का फूल पकड़े हुए उसे नीचे देख रहा है। ये देखकर कि वह व्यक्ति वास्तव में लिन शेन था, कांगचुवान को आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस हुई और वह जमीन से उछल पड़ा। तुम मरे नहीं हो। मैं मरा नहीं हूं, और ऐसा लगता है कि तुम निराश हो, लिन शेन ने उससे ठंडे स्वर में कहा। लिन शेन को कुछ संदेह था कि क्या कांगचुवान ने जानबूझकर उसे धोखा दिया था, लेकिन पत्थर के घर में कांगचुवान की पिछली स्थिति को देखने के बाद वह जानता था कि यह आदमी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, बस अविश्वसनीय था। हालांकि चाहे जानबूझकर हो या नहीं, लिन शेन ने इस दुर्भावना को ध्यान में रखा था और निश्चित रूप से कांगचुवान के लिए इसे आसान नहीं बनाएगा। विशेष सेवा विभाग के प्रमुख की भूमिका के लिए वह शायद इसके बारे में सोचना भी न चाहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कांगचुवान को अंततः होश आया। वह जल्दी से खड़ा हुआ, अपने चेहरे से आंसुओं के दाग पोंछे, और सिर टेढ़ा करते हुए बोला, डीन कृपया गलत मत समझिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कांगचुवान, तुम्हें वापस जाना चाहिए, लिन शेन ने उससे ठंडी आवाज में कहा। वापस जाओ। कांगचुवान थोड़ा स्तब्ध होकर बोला, मिशन पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस नहीं जा सकता। क्या आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं? लिन शेन ने उससे ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, कांगचुवान ने सिर हिलाया। क्या मैं दिव्य गुरुओं की संस्था का प्रमुख हूँ? लिन शेन ने फिर पूछा।
बेशक आप हैं, कोन चुवान ने फिर से सिर हिलाया। तो फिर सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूशन के प्रमुख के रूप में मैं आपको आदेश देता हूं, अब आप विशाल रिंग स्टार को छोड़कर वापस आ सकते हैं। यहां आपकी जरूरत नहीं है, लिन शेन ने कहा। उसे ईश्वरीय दुश्मनों से डर नहीं था, लेकिन वह कोन चुवान जैसे साथियों से घृणा करता था जो सुअरों के बराबर थे। स्वर्गीय सम्राट का इतना करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद भी इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचना निश्चित रूप से बिना किसी कारण के नहीं था। लिनशेन संभवतः ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रख सकता था। मैं आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं और जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगा, कोन चुवान ने दांत पीसते हुए कहा। वह जानता था कि इस बार उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वह वहां से जा नहीं सकता था। क्या आप इसी तरह मेरी रक्षा करते हैं? लिनशेन ने ठंडी आवाज में कहा। इस बार मेरी गलती है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, कोन चुवान ने दांत पीसते हुए सिर झुकाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर किसी को जीवन एक बार ही मिलता है, यहां तक कि मिस्टर तियान भी दूसरा मौका नहीं देंगे, तो फिर तुम्हें दूसरा मौका क्यों मिलना चाहिए? लिनशेन पूरी तरह से अविचलित था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे ऐसा कचरा नहीं चाहिए था। स्वर्गीय संगिनी के बारे में क्या? भले ही स्वर्गीय संगिनी को इस मूर्खतापूर्ण कार्य और उसकी बर्खास्तगी के बारे में पता चल गया हो, लेकिन वह उसके बचाव में कुछ नहीं कह सकती। मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होगा, कोन चुवान ने अत्यंत व्यथित भाव से कहा। एक एस्केंडर ने वास्तव में उससे इस तरह बात की, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम नहीं जाओगी, है ना? ठीक है, जिसने भी तुम्हें भेजा है, मैं उन्हें तुम्हें ले जाने के लिए कहूंगा। लिनशेन ने सीधे संचारक का उपयोग किया, स्वर्गीय संगिनी से संपर्क करने के लिए तैयार। अब भी कोन चुवान मौत से बेखबर एक भूत की तरह व्यवहार कर रहा था, पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण। कोन चुवान ने लिनशेन के इतने निर्णायक होने की उम्मीद नहीं की थी और अचानक उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। डीन, मेरा यह मतलब नहीं था। हम अभी अभी जॉइंट रिंग स्टार पर पहुंचे हैं, मिशन कठिनाइयों से भरा है। अगर मैं आपकी रक्षा के लिए आपके साथ नहीं होता, तो वे निर्वाण प्राणी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे एक और मौका दीजिए। बस एक बार और। कोन चुवान का रवैया नरम पड़ गया। लेकिन लिनशेन ने उसे अनदेखा कर दिया और संचारक डायल करना जारी रखा। अचानक कोन चुवान ने हाथ बढ़ाकर लिनशेन के हाथ में मौजूद संचारक को दबाया। क्या तुम अब मुझ पर हाथ डालना चाहते हो? लिनशेन ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। कोन चुवान अचानक लिनशेन के सामने घुटने टेककर उसके पैरों में झुक गया। डीन, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, कृपया मुझे दूर मत भेजो। मुंह सस्ते मांस के दो टुकड़े हैं, ये कुछ भी सस्ता बोल सकता है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, तुम चले जाओ या मैं चला जाऊंगा। एक चुन लो। लिनशेन कभी नहीं सुनता कि दूसरे क्या कहते हैं, केवल वही सुनता है जो वे करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोन चुवान ने लगभग उसकी जान ले ली, लगभग उसकी बड़ी बहन की जान ले ली, लगभग बूढ़े वेई की जान ले ली। लिनशेन ने उसे अब केवल इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह जानता था कि वह कोन चुवान का मुकाबला नहीं कर सकता था, और कोन चुवान को मारने से स्वर्गीय संगिनी भी उसके और उसके परिवार के खिलाफ प्रतिशोध लेगी, अन्यथा वह पहले ही कोन चुवान को मार चुका होता। लेकिन इस आदमी को वह अब नौकरी पर नहीं रखेगा। मयूर की दिव्य प्रतिभा अप्रत्याशित रूप से बदल गई। उसे इस तरह से भगाया नहीं जा सकता था, अन्यथा उसके वर्षों के विनम्र सहनशीलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसे रुकना ही था। अचानक मयूर ने अपना सिर उठाया, अपनी पीठ सीधी की, लिनशेन के सामने घुटने टेक दिए, और मयूर दिव्य तेज के साथ चमकते हुए, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और उसे अपने माथे में डाल लिया। उसकी उंगलियां बलपूर्वक उसकी खोपड़ी में घुस गईं, और फैले हुए खून के बीच से उसने उसके माथे से मयूर की आंख निकाल ली। कोन चुवान के हाथ में नीली मोर की आंख एक रक्तरंजित स्वर्गीय आंख की तरह लग रही थी। नीले रंग की चमक के घेरे खून के बीच से ठंडी चमक रहे थे। साम्राज्य पर और अध्याय खोजें। डीन, यह मेरी मयूर आंख है। आंख के साथ व्यक्ति मौजूद रहता है, आंख के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति मर जाता है। कृपया कोन चुवान को रख लो। मुझे एक और मौका दो। अब से कोन चुवान का जीवन तुम्हारा है। आप मुझे जीने का आदेश देते हैं, मैं जीता हूं। आप मुझे मरने का आदेश देते हैं, मैं मर जाता हूं। मैं फिर से सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करूंगा। कोन चुवान लिनशेन के सामने लेट गया, दोनों हाथों से लिनशेन को मयूर नेत्र भेंट किया। लिनशेन चौंक कर कोन चुवान को देखने लगा। उसने खास तौर पर मोर कबीले के बारे में पढ़ा था और जानता था कि कोन चुवान उससे झूठ नहीं बोल रहा है। मोर की आंख मोर कबीले की जान है, दिल और दिमाग से ज्यादा महत्वपूर्ण। कोन चुवान की ऐसी क्षमता उसके लिए कुछ हद तक आश्चर्यजनक थी। आखिरकार एक निर्वाण प्राणी और स्वर्गीय संगिनी के अपने भाई के रूप में, भले ही उसने दिव्य मास्टर संस्थान छोड़ दिया हो, इसका मतलब मृत्यु नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, चूंकि यह मामला है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। लिनशेन ने आगे बढ़कर कोन चुवान से मयूर नेत्र ले लिया।
अपनी जान अपने हाथों में होने का मतलब है कि उसे फिर से परेशानी खड़ी करने का कोई डर नहीं होगा। अब से उसे सभी गंदे, थकाऊ और खतरनाक काम सौंपे जाएंगे अगर वह बच सकता है। धन्यवाद डीन। कोंग चुवान ने फिर सिर झुकाया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। भले ही तुम स्वर्गीय सम्राट के अपने भाई होते, फिर भी ये तुम्हारी जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। लिन शेन ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। कोंग चुवान जल्दी से उठा और लिन शेन के पीछे पीछे पत्थर के घर में चला गया। उसके माथे से अब मयूर नेत्र गायब था और अभी भी खून बह रहा था। घर के अंदर पहुंचते ही कोंग चुवान ने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा और दंग रह गया। पत्थर के घर के अंदर सभी सुरक्षित थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक कोने में जंजीरों में जकड़ी एक महिला भी थी। महिला की लाल भूतिया आंखों को देखकर ही उसे पता चल गया कि वह नाइट घोस्ट जनजाति से है। कोंग चुवान ने शुरू में सोचा था कि लिन शेन के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता है और वह अकेले ही भाग निकला है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लिन शेन की हरकतें केवल अपनी जान बचाने के लिए भागने जितनी सरल नहीं थी। उसने न केवल सभी को बचाया, बल्कि उसने एक नाइट घोस्ट को भी पकड़ लिया था। कोंग चुवान को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के नए डीन को कुछ हद तक कम करके आंका था। चाहे वह लिन शेन का उसके साथ व्यवहार करते समय दृढ़ रवैया था या उसके द्वारा प्रदर्शित कई तरीके थे, कोंग चुवान ने पाया कि वह अब उसे सिर्फ एक आरोही के रूप में नहीं देख सकता था। तुम्हारी खोज का परिणाम क्या हुआ? लिन शेन एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और कोंग चुवान की ओर देखते हुए पूछा। डीन, वह एक निर्वाण स्तर का रात्रिभूत था, जिसके पास असाधारण रूप से चालाक कौशल था, और रात के आवरण के कारण, मैं रात्रिभूत जनजाति के उस अवशेष को पकड़ने में असमर्थ था। मैं अक्षम हूँ। कोंग चुवान ने बहाने नहीं बनाए, क्योंकि इस डीन के सामने बहाने बेकार थे। अगर वह दोबारा आता है, तो क्या आपको विश्वास है कि आप उसे रोक सकते हैं? लिन शेन ने फिर पूछा। अंधेरे में, मैं केवल उसे रोक सकता हूँ, यदि दिन हो, तो मैं उसे पीछे धकेलने में सक्षम हो जाऊंगा। कोंग चुवान ने बिना पहले वाले अहंकार के, संयमित ढंग से उत्तर दिया। फिर पहरा देना, और किसी को उसे फिर से छीनने न देना। लिन शेन की वर्तमान इच्छा इस अंधेरी रात से बचने और फिर सीधे पैराडाइज द्वीप की ओर जाने की थी। केवल तियानशुन के संरक्षण से ही वह अंततः चैन से रह सका। इस महिला रात्रि भूत को उसके द्वारा पकड़ लिया गया था। वह गारंटी नहीं दे सकता था कि निर्वाण स्तर की रात्रि भूत उसे बचाने नहीं आएगी। कौन जानता है कि कितने रात्रि भूत अभी भी विशालकाय रिंग स्टार पर थे। वह नाइट घोस्ट अप्रत्याशित रूप से चलता है और भागने की तकनीकों में अत्यधिक कुशल है। अगर हम घर के अंदर इंतजार करते हैं और वह आकर पहले पत्थर के घर को नुकसान पहुंचाता है, तो हम बहुत निष्क्रिय हो जाएंगे। कोंग चुवान ने एक पल के लिए सोचा और कहा। आपका सफर एम्पायर पर जारी है। वेई, मैं अंदर का काम तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। लिन शेन ने खड़े होकर कहा। कोंग चुवान, आओ और मेरे साथ बाहर पहरा दो। ऐसा कहकर लिन शेन ने नाइट ग्लो फूल लिया, दरवाजा खोला और पत्थर के घर से बाहर चला गया। कोंग चुवान लिन शेन के पीछे गया, फिर उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। लिन शेन दरवाजे के पास बैठा रहा, जबकि कोंग चुवान ऊपर की ओर छलांग लगाकर छत पर उतरा। उसकी निगाहें आसपास के वातावरण पर घूम रही थीं। जब आप उस मयूर दिव्य चमक का उपयोग करते हैं, तो इसे मुझ पर मत चमकाएं, लिन शेन ने सावधानी से कहा। ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोंग चुवान पहले के विपरीत समझ गया। चिंता मत करो, डीन, कोंग चुवान ने एक पल के लिए रुककर समझाया, फिर समझाया, मेरा मोर दिव्य चमक एक क्षेत्र प्रभाव कौशल है। इसे डालते समय दोस्त और दुश्मन में अंतर करना मुश्किल है। मेरा इरादा पहले आपको जानबूझकर रोकना नहीं था। इस बार बाहर, मैं पहले सीमा को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा ताकि मोर दिव्य चमक आपको प्रभावित न करे। अगर लड़ाई छिड़ती है, तो मुझे उम्मीद है कि डीन पत्थर के घर के अंदर देखने के लिए वापस आएगा। ठीक है। लिन शेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कोंग चुवान का मयूर दिव्य तेज मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता था। इसकी सीमा के भीतर आने वाला कोई भी व्यक्ति संयमित हो जाता था। इस प्रकार वे दोनों बाहर पहरा देने लगे। नाइट ग्लो फूल पत्थर के घर के पास के क्षेत्र को रोशन कर रहा था। अगर नाइट घोस्ट जनजाति का कोई भी व्यक्ति नाइट ग्लो फूल के दायरे में प्रवेश करता, तो उसे पहचान लिया जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोई रात्रि भूत दिखाई नहीं दिया, और अब भोर होने में 2 घंटे से भी कम समय रह गया था। अचानक, दूर से एक करुण और शोकपूर्ण गीत सुनाई दिया। ये धुन दुखभरी और भावपूर्ण थी। जिसने भी इसे सुना, उसमें उदासी की भावना पैदा हो गई। जीवन व्यर्थ लगने लगा और किसी के मन में अपनी तलवार निकालकर खुद ही अपनी जान लेने का आवेग पैदा हो गया। लिन शेन को अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी और अपने आसपास का निरीक्षण किया, फिर भी उसे नाइट घोस्ट का कोई निशान नहीं मिला। गीत का स्रोत बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। कभी बाईं ओर से आ रहा था, कभी दाईं ओर से, कभी आगे से, कभी पीछे से, जिससे इसका सटीक उद्गम पता लगाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति उलझन में पड़ गया। कोंग चुवान ने पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित किया और उसका सर्वेक्षण किया, लेकिन वह भी गीत के स्रोत का पता लगाने में असफल रहे।
ये बुरा है। लिन शेन को कुछ एहसास हुआ और वह अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का देने के लिए मुड़ी। इस गीत में आत्महत्या को प्रेरित करने की शक्ति थी और यद्यपि वह गीत के आकर्षण का विरोध कर सकता था, लेकिन यह अनिश्चित था कि कमरे के अंदर मौजूद लोग इसका सामना कर पाएंगे या नहीं। खनक 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 खनक, अचानक कमरे के अंदर से लकड़ी की मछली के खटखटाने की आवाज आई। लिन शेन ने दरवाजा खोला और देखा कि कुछ लोग पहले से ही अपने हथियार निकाल चुके थे और खुद को गंभीर जगहों पर चाकू मारने वाले थे। वेई वुफू ने एक हाथ में किक्सिन लकड़ी की मछली और दूसरे हाथ में एक छोटा हथौड़ा पकड़ रखा था और वह लकड़ी की मछली पर बार बार दस्तक दे रहा था। दस्तक की आवाज के साथ लिन शेन ने तुरंत महसूस किया कि गाने का असर काफी कम हो गया है। कमरे में जो लोग आत्महत्या करने वाले थे वे चौंक गए और उनमें से कई ने होश में आते ही पहली प्रतिक्रिया के रूप में अपने हथियार फेंक दिए। वेई, बहुत बढ़िया, लिन शेन ने कहा और दरवाजा बंद करने से पहले वेई को अंगूठा दिखाया। वेई की किक्सिन लकड़ी की मछली वास्तव में मूल्यवान थी, जिसमें ध्वनि आधारित शक्तियों का मुकाबला करने का प्रभाव था। गीत अपेक्षित रूप से सफल नहीं हुआ, बल्कि चलता रहा और अधिक वीरान होता गया। लिन शेन के मन में एक विचार कौंधा और उसे अचानक एहसास हुआ कि यह गाना शायद उन्हें लुभाने के लिए नहीं बल्कि बंदी महिला रात्रि भूत को एक संदेश देने के लिए था। लिन शेन ने मन ही मन उपहास किया, उस महिला रात्रि भूत को मेरी एक्यूपॉइंट सील से चोट लगी है, वह किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है, अपनी जान लेने की तो बात ही छोड़िए। थोड़ी देर बाद अचानक गाना बंद हो गया, या तो दूसरे पक्ष को एहसास हो गया था कि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, या फिर कोई और कारण था। गाना बंद होने के बाद लिन शेन और कोंग चुवान पूरी तरह से सतर्क हो गए। अगर नाइट घोस्ट ट्राइब किसी को बचाने या किसी को मारने की योजना बना रहा था, तो यह उनके लिए आखिरी मौका था। दोनों ने दिन के उजाले तक प्रतीक्षा करते हुए अपना धैर्य बनाए रखा, लेकिन रात्रि भूत जनजाति ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। स्टार बेल्ट से रोशन पहाड़ों को देखते हुए लिन शेन ने राहत की एक छोटी सी सांस ली, क्योंकि उसने सबसे कठिन हिस्सा सहन कर लिया था। अपनी सतर्कता कम न करते हुए लिन शेन ने बड़ी बहन और अन्य लोगों को पैराडाइज पैलेस की ओर जाने के लिए तैयार कर लिया। रास्ते में लिन शेन और उसके दो साथियों ने सावधानीपूर्वक सभी की रक्षा की, अंततः पैराडाइज द्वीप पर सुरक्षित पहुंच गए। बटलर को पता था कि लिन शेन आएगा, इसलिए वह सुबह से ही उसका इंतजार कर रहा था। मास्टर, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। स्टार लॉर्ड पैराडाइज पैलेस में आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया आगे बढ़ें, बटलर ने मुस्कुराते हुए कहा। वेई, कोंग चुवान, तुम यहाँ बड़ी बहन की सहायता करो, लिन शेन ने कहा क्योंकि उसने स्थिर महिला रात्रि भूत को उठाया और स्वर्ग महल की ओर चल दिया। उसने अभी तक महिला रात्रि भूत से पूछताछ नहीं की थी, वह तियानशुन द्वारा पूछताछ करने की प्रतीक्षा कर रहा था। तियानशुन का जीवन आधार भक्त सेराफ था, जो लोगों को सच कबूल करने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। पूछताछ के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित था। जब लिन शेन पैराडाइज पैलेस पहुंचे तो उन्होंने तियान जून को सोफे पर लेटे हुए देखा, एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दे रही थी और उनकी ओर एक मुस्कान के साथ देख रही थी, जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। तुम्हें देखे हुए कितना समय हो गया है और तुम इतनी सुंदर लड़की लेकर वापस आ रही हो। क्या तुम क्यूई परिवार के सौभाग्य का आनंद लेने की योजना बना रही हो? तियानशुन ने आलस से टिप्पणी की। दिन के उजाले में महिला रात्रि भूत की पुतलियां नीली हो गई थीं और अब वह इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। वास्तव में उसमें कुछ सुंदरता थी और उसे एक सुंदर महिला माना जा सकता था। तियानशुन, बेबी, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझती हो? तुम्हारे जैसी महान सुंदरता के साथ मेरे सामने तो फ्लेरेला भी फीकी पड़ जाएगी, उसे तो रात की भूतनी होने की बात ही छोड़ दो, लिन शेन ने कहा जब वह सचेत रूप से तियानशुन के बगल में बैठ गया, उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी चिकनी, गोल जांघ पर अपनी जगह पा रहा था। तियानशुन कुछ आश्चर्यचकित हुआ और महिला की जांच करते हुए बोला, वह रात्रि भूत जनजाति से है। लिन शेन ने विस्तार से बताया कि गांव में क्या हुआ था और जैसे जैसे तियानजुन सुन रही थी, उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। वह सीधी बैठ गई और महिला रात्रि भूत को घूरते हुए बोली, उसे मेरे हवाले कर दो। ब्लेजिंग एंजल के जीवन आधार के प्रभाव में महिला रात्रि भूत के पास कुछ भी छिपाने का कोई रास्ता नहीं था और उसने जल्दी से कई जानकारी का खुलासा किया जिसने तियानजून को चौंका दिया। ये पता चला कि नाइट घोस्ट जनजाति सेलेस्टियल रेस की तुलना में विशालकाय रिंग स्टार पर बहुत पहले पहुंच गई थी, यहां तक कि विशालकाय रिंग स्टार की खोज में भी पहले। वर्षों पहले जब नाइट घोस्ट जनजाति को विभिन्न जातियों द्वारा संयुक्त रूप से नष्ट कर दिया गया था, तो कुछ भाग्यशाली बचे लोग स्वस्थ होने और प्रजनन के लिए जायंट रिंग स्टार में भाग गए थे। विशालकाय रिंग स्टार का वातावरण रात्रि भूत जनजाति के लिए अत्यंत उपयुक्त था, क्योंकि लोग रात में बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए औसत व्यक्ति के लिए यह महसूस करना लगभग असंभव था कि वे रात्रि भूत थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि अपनी नस्लीय प्रतिभाओं के कारण नाइट घोस्ट जनजाति न केवल विशाल रिंग स्टार के अंधेरे में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी, बल्कि उसे कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त थीं, जिससे उन्हें अन्य जातियों पर एक बढ़त प्राप्त हुई, जिसका मुकाबला विशाल रिंग स्टार पर करना मुश्किल था।
यदि यह महिला रात्रि भूत अति आत्मविश्वासी और लापरवाह न होती, तथा यह न सोचती कि उसकी जीत निश्चित है, तो उसे जीवित पकड़ना आसान नहीं होता। इस महिला रात्रि भूत के अनुसार उसका नाम ये जिंग था, और वह रात्रि भूत जनजाति के केवल 4 शेष शुद्ध रक्त सदस्यों में से एक थी, जो विशाल रिंग स्टार से बच गए थे। अन्य 3 शुद्ध रक्त वाले ये कोंग, ये युए और ये युन थे। 4 शुद्ध रक्त नाइट स्पेक्टर्स में से केवल ये जिंग ही आरोही स्तर पर था, जबकि शेष ये कोंग, ये युए और ये यू सभी निर्वाण स्तर पर थे। केवल ये 4 ही शुद्ध रक्त वाले थे, लेकिन वर्षों से वे छाया में छिपे रहे और कई हाइब्रिड नाइट घोस्ट विकसित किए। अब वे हाइब्रिड नाइट घोस्ट तियान, अन और ची परिवारों की सेनाओं में बिखरे हुए थे, जिनमें से कुछ निर्वाण स्तर पर थे। तियान शुन ने जब ये सुना तो उसके चेहरे का रंग अप्रत्याशित रूप से बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसके अधीनस्थों में भी कुछ हाइब्रिड नाइट घोस्ट थे, जिनमें एक निर्वाण प्राणी भी शामिल था जिसे वह बहुत महत्व देती थी। ये जिंग ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। उसके अनुसार विशाल रिंग स्टार के असली शासक तियान, ची या अन परिवार नहीं थे, बल्कि नाइट घोस्ट जनजाति थे। लिन शेन और उसके समूह ने पहले जो सोचा था उसके विपरीत, रात्रि भूत जनजाति द्वारा छोड़ा गया भूत हाथछाप मानव रक्त को अवशोषित करने के लिए नहीं था। इसके विपरीत, ये रक्तवंशानुगत विरासत की एक विधि थी। नाइट घोस्ट जनजाति ने अन्य जातियों के व्यक्तियों को हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदलने के लिए घोस्ट हैंड इम्प्रिंट का उपयोग किया। दोनों मृत मनुष्य भूतहा हाथछाप के रक्त परिवर्तन का सामना नहीं कर सके और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। भूतहा हाथछाप से मारे गए लोग ऐसे दिखते थे जैसे उनके शरीर से खून निकाल दिया गया हो, लेकिन वास्तव में खून निकाला नहीं गया था, यह एक पारदर्शी तरल में बदल गया था क्योंकि रूपांतरण विफल हो गया था। जो लोग सफलतापूर्वक हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदल गए थे, उनकी आंखों की पुतलियां दोहरी नहीं थीं। इसके बजाय रात में उनकी पुतलियां थोड़ी लाल होती थीं, और यह पता लगाना मुश्किल था कि उनकी पुतलियों का रंग काफी गहरा है या नहीं। हाइब्रिड नाइट घोस्ट शुद्ध रक्त नाइट स्पेक्टर्स का पालन करेंगे और यहां तक कि नाइट सॉन्ग से प्रभावित होकर बिना किसी हिचकिचाहट के आत्म विनाश के आदेशों का पालन करेंगे। उस समय नाइट घोस्ट जनजाति द्वारा उत्पन्न महान अराजकता का कारण सभी जातियों के बीच हाइब्रिड नाइट घोस्ट का व्यापक विकास था, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सौभाग्यवश उन्हें समय रहते खोज लिया गया, और कई प्रमुख जातियों ने गुप्त रूप से एकजुट होकर एक योजना बनाई, जिसके तहत लगभग सभी शुद्ध रक्त वाले रात्रि भूतों को समाप्त कर दिया गया। हाइब्रिड नाइट घोस्ट्स के लिए उस समय भी कई मारे गए थे, लेकिन चूंकि उनके पास घोस्ट हैंड इम्प्रिंट का उपयोग करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे अधिक हाइब्रिड नाइट घोस्ट विकसित नहीं कर सके, इसलिए वे उतने खतरनाक नहीं थे। ये केवल समय की बात थी कि उन्हें एक एक करके ढूंढा और खत्म किया गया। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि इन 4 शुद्ध रक्त नाइट स्पेक्टर्स ने जायंट रिंग स्टार पर वापसी की थी, और अब 3 परिवारों के कई व्यक्ति हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदल गए थे। यदि ये कांग और उसके 3 साथी अपर्याप्त रूप से शक्तिशाली न होते, तो विशालकाय रिंग स्टार पहले ही नाइट घोस्ट जनजाति का क्षेत्र बन चुका होता। वर्षों से वे दिव्य जाति की नजरों से बचते रहे हैं और केवल गुप्त रूप से ही अपनी ताकत विकसित कर पाए हैं। यूके गांव की तरह जो मानव म्यूटेटरों से आबाद है, वहां असेंशन स्तर पर शायद ही कोई है, और मूल रूप से ये जिंग और उसके समूह ने उन पर विचार भी नहीं किया होगा। ये केवल लिन मियाओ द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर अंडे के फलों की खरीद के कारण था जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। वे जानना चाहते थे कि लिन मियाओ ने अंडे और फल खरीद कर क्या किया था, लेकिन वे खुद को उजागर नहीं करना चाहते थे। यदि उन्होंने सीधे लिन मियाओ को निशाना बनाया होता और असफल रहे होते, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती, तो उन्हें डर था कि इससे तियानशुन का ध्यान आकर्षित हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले ये जिंग को कुछ मनुष्यों को विकसित करने के लिए परीक्षण के तौर पर यहां आने दिया। परिणाम वैसे ही थे जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। मानव शरीर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, और भूत हाथ छाप का उपयोग करके उन्हें हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदलने की सफलता दर बहुत कम थी। मूल रूप से ये जिंग कुछ और बार कोशिश करने की योजना बना रहा था। घोस्ट हैंड इम्प्रिंट को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करके वे लिन मियाओ को हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदलने में सक्षम हो सकते थे। कौन जानता था कि लिन शेन और उसके साथियों के आने से ये जिंग की योजना बाधित हो जाएगी। यहाँ नाइट घोस्ट की मौजूदगी को लीक न करने के लिए उन्हें उनसे निपटने का कोई रास्ता खोजना था, या फिर उन सभी को हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदलना था। अप्रत्याशित रूप से कोंग चुवान की ताकत बहुत ज्यादा भयानक थी। 4 प्योरब्लड नाइट स्पेक्टर्स में से सबसे शक्तिशाली ये जिंग, जिसके पास अंधेरे का लाभ था, कोंग चुवान को हराने में विफल रहा। ये जिंग को भी लिन शेन ने जिंदा पकड़ लिया था। जब तियानशुन ने पूछा कि अन्य 2 शुद्ध रक्त रात्रि भूत कहाँ चले गए थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर काम क्यों नहीं किया, तो ये जिंग, जो हमेशा कट्टर भक्त सेराफ के खिलाफ शक्तिहीन रहा था, अचानक संघर्ष और संकोच का एक क्षण प्रदर्शित किया। दुर्भाग्य से उसकी इच्छाशक्ति और ताकत अभी भी भक्त सेराफ के साथ मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त थी, और उसने अंततः एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया जिसने तियानजून को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इस विशाल वलय तारे के ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि एक निर्वाण स्तरीय आधार उत्परिवर्तन स्थल मौजूद है, और यह कोई साधारण निर्वाण भूमि नहीं है, यह एक उत्परिवर्तित स्थल है।
बेशक ये वास्तव में आश्चर्यजनक रहस्य नहीं था जिसने तियानशुन को चौंका दिया। वास्तव में उसे आश्चर्य तब हुआ जब ये जिंग ने कहा कि उत्परिवर्तित निर्वाण भूमि को एक अमर प्राणी द्वारा परीक्षण स्थल में बदल दिया गया था। यदि कोई परीक्षण पास कर लेता है तो वह उस अमर अस्तित्व का उत्तराधिकारी बन जाएगा। ये जिंग ने अब तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया था क्योंकि वह उस परीक्षण स्थल की तैयारी कर रही थी। निर्वाण को पूरा करने के लिए उसे परीक्षण स्थल के भीतर निर्वाण भूमि का उपयोग करना था। तभी उसे परीक्षण पास करने और अमर अस्तित्व की उत्तराधिकारी बनने का मौका मिलेगा। इस दिन के लिए ये कोंग, ये यू और ये यू कड़ी मेहनत कर रहे थे। ये यू और ये यू ये जिंग के निर्वाण की तैयारी के लिए उस परीक्षण स्थल पर गए थे, इसीलिए कल रात सिर्फ ये कोंग ही आया था। क्या वह परीक्षण स्थल परम अंधकार क्षेत्र में स्थित है? तियानशुन ने सोच विचार कर पूछा। हाँ, ये जिंग ने तियानशुन को जवाब देने से पहले खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए कहा। ये सुनकर तियानशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अत्यंत अंधकार क्षेत्र विशाल वलय तारे के ध्रुव पर स्थित है, जहां तारा पट्टी से प्रकाश मुश्किल से पहुंच पाता है। ये पूरे वर्ष अंधकार में डूबा रहता है। वहां लड़ना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। क्या आप वहां जाने की सोच रहे हैं? लिन शेन ने पूछा। बेशक, हमें जाना ही होगा। एक अमर प्राणी की विरासत एक अकल्पनीय सौभाग्य है। तियानजुन ने ये जिंग को घूरते हुए फिर से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन सा अमर प्राणी है? ये लिटिल वाइन सम्राट होना चाहिए, ये जिंग ने कांपती आवाज में जवाब दिया। वह खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तियानशुन के सवालों का जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। छोटा शराब सम्राट, ये वही है जो एक बार अपने दम पर रेस लीडरबोर्ड पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन उसने कोई नाम नहीं छोड़ा, केवल एक पंक्ति, एक हाथ में रेत का बर्तन पकड़े हुए, शराब के प्याले में सितारों की नदी। तियानशुन आश्चर्यचकित था। तियानशुन और लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसी सनसनीखेज खबर खोज निकालेंगे। लिन शेन लिटिल वाइन सम्राट की उत्पत्ति से अनभिज्ञ थे, इसलिए तियानजून ने उन्हें लिटिल वाइन सम्राट की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कोई नहीं जानता कि लिटिल वाइन सम्राट किस जाति से आया था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि उन्होंने रेस रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन लिटिल वाइन एम्परर ने कभी भी अपनी रेस का नाम उस पर नहीं छोड़ा। इसके अलावा लिटिल वाइन एम्परर का रेस रैंकिंग में तीसरा स्थान इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी ताकत केवल तीसरी सर्वश्रेष्ठ थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनका अंतिम प्रतिद्वंद्वी फीनिक्स कबीले की महारानी थी, जिसके प्रति उन्होंने एक बार प्रशंसा व्यक्त की थी। उस रेस रैंकिंग के दौरान फीनिक्स क्लान अपने चरम पर पहुंच गया और सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। हालांकि वह बहुत समय पहले की बात है। हालांकि आज फीनिक्स क्लान पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, लेकिन वे शायद ही कभी शीर्ष 10 से बाहर होते हैं। उस समय कई शक्तिशाली व्यक्तियों का मानना था कि यदि लिटिल वाइन सम्राट का प्रतिद्वंद्वी फीनिक्स वंश की महारानी न होती, तो वह रेस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था। लेकिन ये सब अफवाहें थीं, अब की तो बात ही छोड़िए। अनगिनत वर्षों के बाद, यहाँ तक कि तब भी कोई यह निश्चित नहीं कर सकता था कि लिटिल वाइन सम्राट ने कुछ छुपाया था या नहीं। दुर्भाग्य से, अंत में, लिटिल वाइन सम्राट कभी भी फीनिक्स कबीले की महारानी के साथ रहने में कामयाब नहीं हुआ। दायरे का राजा बनने के उसके असफल प्रयास और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद, लिटिल वाइन सम्राट भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। लिटिल वाइन सम्राट ने अपने जीवन में शायद ही कभी कोई कार्रवाई की और शायद ही कभी दुश्मन बनाए, शायद इसलिए क्योंकि वह नस्लीय पृष्ठभूमि से दूर था और अन्य जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार, उसके जीवन में अनगिनत दोस्त थे, लेकिन बहुत कम दुश्मन थे। उनका सबसे बड़ा शौक केवल संग्रह करना था, हालांकि उनका संग्रह करना थोड़ा असामान्य था। अंदाजा लगाओ कि छोटे शराब सम्राट को क्या इकट्ठा करना पसंद था? तियानजून ने लिन शेन से मुस्कुराते हुए पूछा। उसका उपनाम लिटिल वाइन एम्परर है, इसलिए वह शराब का प्रेमी होगा, इसलिए संभवतः उसने शराब एकत्र की होगी, है ना? लिन शेन ने उत्तर दिया। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। छोटे शराब सम्राट को वास्तव में शराब पसंद थी, लेकिन वह जो इकट्ठा करना पसंद करता था वह शराब नहीं थी। तियानशुन ने स्वप्नवत कहा, उसे ग्रहों को इकट्ठा करना पसंद था। ग्रहों को इकट्ठा करो, क्या तुम्हारा मतलब उन ग्रहों से है जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं? लिन शेन ने तियानशुन को देखा, ये सोचते हुए कि उसने गलत सुना है। वही ग्रह जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। हाथ में रेत का घड़ा थामे रहना, शराब के प्याले में तारों वाली नदी, ये पंक्तियां बयानबाजी की अतिशयोक्ति नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने एक बार लिटिल वाइन सम्राट को अपनी आस्तीन में एक ग्रह डालते हुए देखा था, तियानजुन ने समझाया। लेकिन ये भी सिर्फ एक किंवदंती है, और क्या लिटिल वाइन सम्राट ने वास्तव में कभी ग्रहों को इकट्ठा किया था, यह अब कोई नहीं जानता। ये सोचना कि विशालकाय रिंग स्टार पर लिटिल वाइन सम्राट द्वारा छोड़ा गया एक परीक्षण मैदान है, यदि कोई उसकी विरासत को प्राप्त कर सकता है, तो अमरता का मार्ग निश्चित रूप से सुगम होगा। तियानशुन की आंखें चमक उठी, जाहिर तौर पर उसे ये जिंग द्वारा बताए गए परीक्षण मैदानों में बहुत रुचि थी।
तियानशुन ने नाइट घोस्ट जनजाति द्वारा विभिन्न जनजातियों के बीच छिपाए गए हाइब्रिड नाइट घोस्ट की सूची के बारे में भी विस्तार से पूछा, साथ ही अत्यंत अंधकार क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी पूछा। दुर्भाग्यवश ये वे मामले नहीं थे जिनके प्रभारी ये जिंग थे, और वह उनमें से केवल एक हिस्से को ही जानती थी। हालांकि ये जिंग ने जो सूची बताई वह तियानशुन के लिए काफी चौंकाने वाली थी, और उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसे कितने और हाइब्रिड नाइट घोस्ट होंगे जिनके बारे में ये जिंग को पता नहीं था। क्या हमें पहले तुम्हारे पक्ष से रात्रि भूतों को बाहर निकालना चाहिए? लिन शेन ने सोचा। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि भक्त धधकते देवदूत के पास ऐसी क्षमताएं हैं, और उन्हें ये संदेह भी नहीं होगा कि सच्चाई हमें पहले से ही पता है। हमें घास पर वार करके सांप को नहीं डराना चाहिए। उसके अनुसार तीनों परिवारों के कई लोग पहले से ही नाइट घोस्ट बन चुके होंगे। अगर हम उन सभी को एक साथ नहीं पकड़ पाए तो बाद में परेशानी होगी। मुझे पहले से व्यवस्था करने के लिए समय चाहिए। तियानशुन ने ये जिंग से कुछ और सवाल पूछे जब तक कि वह वास्तव में कुछ और नहीं निकाल सका, फिर उसने ये जिंग को बंद कर दिया। इस बार आपको यहाँ आने का आदेश दिया गया था, संभवतः जायंट रिंग स्टार से प्राप्त संसाधनों के लिए, है ना? तियानजून वापस सोफे पर बैठ गया और लिन शेन को मुस्कुराते हुए देखा। तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। उस बूढ़े आदमी, स्वर्गीय सम्राट ने मुझे इस मामले को संभालने के लिए यहाँ बुलाया है, जो वास्तव में काफी भयावह है। लिन शेन ने आह भरी। तियानजून की उंगलियों ने लिन शेन के चेहरे को सहलाया, और उसकी खूबसूरत आंखें बदल गईं जब उसने कहा, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन तुम होगे। तियानशुन, डार्लिंग, चूंकि तुमने इसका अनुमान लगा लिया है, तो तुम्हारे पास कोई योजना अवश्य होगी। लिन शेन पहले ये सुनना चाहता था कि तियानशुन क्या योजना बना रहा था। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई योजना नहीं है और मैं मदद करने में असमर्थ हूं, क्या तुम इस पर विश्वास करोगी? तियानशुन ने लिन शेन से आधी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे बताओ, मैं उसे हल करने का कोई रास्ता निकालूंगा, लिन शेन ने गंभीरता से जवाब दिया। यह मामला उतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, तियानजुन ने आह भरते हुए कहा। अगर हम जायंट रिंग स्टार से मेरे मुनाफे को 10 भागों में विभाजित करें, तो सच में मैंने केवल 3/10वां हिस्सा ही लिया है। वह बूढ़ा आदमी, स्वर्गीय सम्राट, 7/10वां हिस्सा लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। ये बहुत लालची है। लिन शेन ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। स्वर्गीय सम्राट ने मुनाफे का 70% हिस्सा ले लिया और फिर भी चाहता था कि वह और अधिक इकट्ठा करे, जो कि बहुत ज्यादा था। मैंने यह नहीं कहा कि स्वर्गीय सम्राट ने 7/10वां हिस्सा लिया, तियानशुन ने विषय बदला और आगे कहा। शेष 7/10वें हिस्से में से मेरा परिवार 3/10वां हिस्सा लेगा, और स्वर्गीय न्यायालय भी 3/10वां हिस्सा लेगा। लिन शेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। तो तुम्हारा मतलब है, स्वर्गीय सम्राट ने केवल 10वां हिस्सा लिया? तुम खुद मांस खा रहे हो और स्वर्गीय सम्राट को सिर्फ सूप पीने दे रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह संतुष्ट है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, आन परिवार और ची परिवार का भी यही मानक है। व्यापक रूप से कहें तो लगभग सभी विकासशील ग्रह इस अनुपात का पालन करते हैं, और उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं होते। कुछ ग्रह जो विकसित हो चुके हैं, वे शायद इस अनुपात तक भी नहीं पहुंच सकते। तियानजुन ने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। स्वर्गीय सम्राट को जो 10वां हिस्सा मिलता है, वह उसके अपने निजी इस्तेमाल के लिए होता है। हम जो लेते हैं, उसे हमें अपने से नीचे वालों के साथ साझा करना होता है और ऊपर वालों की हथेलियों को चिकना करना होता है। इसके अलावा इतने सारे ग्रहों के साथ, जिनमें से प्रत्येक को स्वर्गीय सम्राट को 10वां हिस्सा देना होता है, जब आप वास्तव में गणित करते हैं, तो स्वर्गीय सम्राट को मिलने वाले संसाधन पहले से ही अकल्पनीय रूप से विशाल हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि वह इन सभी संसाधनों को स्वयं ही बर्बाद कर देता है, किसी और को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसका 10वां हिस्सा भी कम नहीं है, बल्कि वास्तव में ये पहले से ही बहुत अधिक है। हालांकि यह सच है, लेकिन स्वर्गीय सम्राट का असंतुष्ट होना भी सामान्य बात है, जब इतने सारे संसाधन होते हुए भी उसे केवल 10वां हिस्सा ही मिलता है। लिन शेन को अब लगा कि इस मामले को संभालना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्टीवर्ट यून द्वारा उन्हें दिया गया संकेत ये था कि उन्हें अपने द्वारा प्रस्तुत संसाधनों को दोगुना करना होगा, जो कि अतिरिक्त 10वां हिस्सा मात्र है। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय सम्राट को इस बात का कोई सटीक अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितना छीन लिया है, अन्यथा वह इसे दोगुना करने पर संतुष्ट नहीं होता। यदि वे इसे दोगुना कर दें, तो भी तीनों परिवारों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा, न ही इतना कि सभी संबंध टूट जाएं। हालांकि तियानशुन के अगले शब्दों ने लिन शेन के प्यारे भ्रम को चकनाचूर कर दिया। प्रस्तुत संसाधनों को दोगुना करना असंभव है। अगर हमारे कारण यह मिसाल टूट गई, तो आप अन्य स्टार लॉर्ड से क्या करवाना चाहेंगे? इससे स्वर्गीय सम्राट को सवाल करने का एक कारण मिल जाएगा कि अगर हम कर सकते हैं तो वे विशालकाय रिंग स्टार जितना क्यों नहीं कर सकते। यदि हम अब नियम तोड़ेंगे तो भविष्य में हमारे लिए इस क्षेत्र में जीवित रहना कठिन हो जाएगा। समस्या लिन शेन के विचार से कहीं ज्यादा जटिल थी। वह सिर्फ विशाल रिंग स्टार से ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि सेलेस्टियल रेस के पूरे कुलीन वर्ग से भी लड़ रहा था।
स्वर्गीय सम्राट ने उसे इस विशाल इकाई का विरोध करने के लिए प्रेरित किया था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे स्वर्गीय सम्राट भी हिला नहीं सकता था। वह बूढ़ा कमीना, स्वर्गीय सम्राट, वास्तव में मुझे मेरी कब्र में भेजने की कोशिश कर रहा है। लिन शेन ने कड़वी मुस्कान के साथ